Hello friends, welcome back in my YouTube channel Tulsi Global Academy. In this lecture, we are going to discuss about class 9 history chapter 1 and chapter name is French Revolution. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 एंड चैप्टर नेम है आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये रिवोल्यूशन होता क्या है, रिवोल्यूशन होता क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या था। ठीक है, तो रिवोल्यूशन मतलब आपको क्या होता है, विद्रोह। रिवोल्यूशन मतलब आपको क्या होता है, विद्रोह। और हम लोग विद्रोह किसी से क्यों करते हैं? जब हम अनसेटिस्फाइड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। ठीक इसी प्रकार आपका फ्रांस में भी हुआ कि मींस फ्रांस में आपको क्या देखने को मिला कि वहां के जो लोग थे वह राजा से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन बोलते हैं। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन आपका कब हुआ था, तो आपको लिखना है 14 जुलाई 1789, राइट, 1789। यह आपका कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 को आपका जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था। अब हम लोग पूरा स्टोरी को समझते हैं कि मींस फ्रेंच रिवोल्यूशन आपका क्यों हुआ था, क्या क्या कारण थे, उसके बाद हम लोग पूरे नोट्स के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छे से डील करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मींस इसके क्या क्या कारण थे जो आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था। तो देखिए सबसे पहला जो कारण था वो तो आपको क्या था, टैक्सेज, कि मींस टैक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा था, टैक्स बहुत ज्यादा था। यहाँ पर लोगों को खाने के पास पैसे नहीं थे, लेकिन टैक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मींस लोगों ने वहां पर अटैक कर दिया, राजा के ऊपर अटैक कर दिया, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन बोलते हैं। और दूसरा जो कारण था यहाँ पर, तो वो दूसरे कारण को भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए अब दूसरा कारण ये क्या था कि वहां पर कुछ र्यूमर्स फैले हुए थे। र्यूमर्स क्या फैले हुए थे कि ये जो राजा है वह आदेश दे दिया है कि ये जो इसके सैनिक हैं इनको यह आदेश दे दिया है कि तुम जाओ और लोगों के ऊपर गोलियां चलाओ। तो अब जब लोगों को पता चल गया कि मिस राजा ने आदेश दे दिया अपने सैनिकों को कि लोगों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए, तो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, हमको पता है कि मिस एक कहावत है आपका, मरता क्या न करता, कि मिस जब लोगों को पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूं, तो फिर वो क्या करेगा, खुद मरने से अच्छा वो दूसरों को मारने की कोशिश करेगा। तो ठीक उसी प्रकार आपका यहाँ पर भी होता है कि र्यूमर्स फैले हुए थे, र्यूमर्स फैले हुए थे। ठीक है, र्यूमर्स मतलब आपको क्या होता है, अफवाहें। ठीक है, अफवाहें फैले हुए थे कि मिस राजा ने क्या कर दिया, यहाँ पर जो अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि लोगों के ऊपर, पीपुल्स के ऊपर क्या करना है, आपको जाकर अटैक कर देना है, गोलियां चला देना। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, अब लोगों को जब पता चल गया तो लोग क्या करते हैं कि बेस्तिल का एक किला होता है, बेस्तिल का आपका क्या होता है, एक किला होता है, बेस्तिल का आपका एक किला होता है, जगह का नाम है बेस्तिल। ठीक है, बेस्तिल किला है। ठीक है, अब इस किले के सामने वो लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर क्या करते हैं कि इस किले में एंट्री कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो भी आपके आर्म्स एंड एम्युनिशंस होते हैं, जो भी हथियार वगैरह होते हैं, उसको ये लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं अपने हाथों में, और इसके कमांडर इन चीफ जो रहता है उसको मार देते हैं। और इन्हीं में से मतलब 7 किसानों को, 7 मतलब जो निर्दोष थे उनको इन्होंने क्या किया था, इसमें कैद किया था, 7 प्रिजनर्स। ठीक है, प्रिजनर्स, 7 प्रिजनर्स को क्या कैद किया था, जो निर्दोष थे, उनको ये लोग क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, कमांडर इन चीफ को मार देते हैं, कमांडर इन चीफ को मार देते हैं। ठीक है, कमांडर को ये लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और क्या करते हैं कि इसमें जो भी कीमती वस्तुएं होती हैं इसको तोड़ फोड़ देते हैं, और तोड़कर क्या कर देते हैं, मार्केट में ले जाकर सेल कर देते हैं। ठीक है, मार्केट में ले जाकर ये लोग क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको क्या हो गया कि एक आपका फ्लैशबैक्स हो गया कि मींस ये आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन क्यों हुआ था। ठीक है, तो एक कारण हमने क्या बताया, टैक्सेज। दूसरा कारण हमने क्या बताया कि र्यूमर्स फैले हुए थे कि मींस राजा ने आदेश दे दिया है क्या करने के लिए, कि मींस लोगों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए। ठीक है, और तीसरा कारण हम लोग समझते हैं कि तीसरा कारण आपका क्या था। तो देखिए पहला कारण टैक्सेज हमने बता दिया, दूसरा आपका क्या, र्यूमर्स यानी कि अफवाहें फैले हुए थे कि राजा ने आदेश दे दिया है लोगों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए। और तीसरा कारण यह भी था कि एक र्यूमर्स ये भी फैला हुआ था कि जो राजा है उसको उसने आदेश दे दिया है, ये जो राजा है इसने आदेश दे दिया कि कुछ लठियाल्स लाए थे। लठियाल्स मतलब कि पिछले के जमाने में क्या होता था, हमको पता है कि राजा वगैरह के पास कुछ लोग क्या होते थे, डंडे लेके खड़े होते थे और राजा से जो विद्रोह करता था उनको लोग मार देते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका ऐसे ही हुआ इसमें भी आपका, और जमींदार के साथ भी ऐसे होता था, जमींदार वगैरह भी अपने लठियाल वगैरह लेके चलते थे, जो डंडे वगैरह लेकर खड़े रहते थे। तो यह भी अफवाहें फैले हुए थे कि मिस राजा ने आदेश दे दिया है कि इनके क्रॉप्स जो भी फसल है उसको क्या कर देना, वो लोग नष्ट कर देगा। ठीक है, समाप्त कर देगा। तो इससे क्या हो जाता है, लोगों में क्रोध रहता है।
और चौथा जो मेजर कारण रहता है, देखिए चौथा जो मेजर कारण रहता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो सोसाइटी था आपका, उतने समय का जो सोसाइटी था, यानी कि जो समाज था आपका, फ्रांस जो समाज था वो क्या था कि मीन्स उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। क्या किया गया था आपका? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से 3 पार्ट थे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जो पहला था उसको हम लोग क्या बोलते थे? फर्स्ट स्टेट। इसको ये लोग क्या बोलते थे? फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट, ठीक है। और जो दूसरा था आपका उसको ये लोग क्या बोलते थे? सेकेंड स्टेट, सेकेंड स्टेट, ठीक है, सेकेंड स्टेट। और जो तीसरा था उसको ये लोग क्या बोलते थे? थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते थे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये जो आपका प्रथम स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, इसमें आपके कौन से आते थे? क्लर्जी, क्लर्जी। और ये जो आपके सेकेंड स्टेट के लोग हैं इसमें कौन से आते थे? नोबिलिटी, नोबिलिटी, ठीक है। और ये जो आपके थर्ड स्टेट के लोग आते थे इसमें आपके कौन से आते थे? अदर मेंबर्स। अदर मेंबर्स मतलब जो अब बचे हुए हैं वो किस में आते थे? आपके थर्ड स्टेट में आते थे, ठीक है। अब ये क्या क्या थे? क्लर्जी, नोबिलिटी, अदर मेंबर्स, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए आपका जो ये फर्स्ट स्टेट था, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट, ठीक है। इसमें आपके क्या है? क्लर्जी। तो क्लर्जी क्या होते थे कि चर्च के मेंबर्स होते थे। कौन होते थे? चर्च के मेंबर्स होते हैं। चर्च के मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते थे? क्लर्जी बोलते थे, ठीक है, क्लर्जी। अभी भी हम लोग देखते हैं कि चर्च में क्या होता है कि कोई उसमें कुछ प्रीस्ट वगैरह, पुजारी वगैरह रहते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे? क्लर्जी बोलते थे। सेकेंड स्टेट में आपके कौन आते थे? नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब किंग के मेंबर्स, राजा के लोगों को क्या बोला जाता था? नोबिलिटी बोला जाता था, ठीक है। और थर्ड स्टेट में आपके कौन कौन से आते थे? लॉयर आते थे, लॉयर आते थे, टीचर आते थे, टीचर आते थे, ठीक है, बिजनेसमैन आते थे, बिजनेसमैन आते थे, बिजनेसमैन आते थे। और कौन आते थे? पीजेंट्स, यानी कि किसान आते थे, पीजेंट्स और आपके किसान आते थे, ठीक है। और ये सभी आपके और जो भी बचते हैं ये आपके थर्ड स्टेट में आते थे। तो देखिए अगर बात किया जाए कि मीन्स इसमें जो है सबसे गरीब कौन है, तो कौन होता था आपका? थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के लोग सबसे गरीब थे, क्योंकि देखिए चर्च के मेंबर्स होते थे। चर्च के मेंबर्स उतने समय टैक्स कलेक्ट करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये लोग टैक्स वसूल करते थे, ठीक है। और इस टैक्स को हम लोग क्या बोलते थे? टिथ बोलते थे, टिथ बोलते थे, टिथ। और ये टिथ क्या होता था? 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, की मीन्स लोग जो किसान होते थे वो अपने खेतों में जो फसल उगाते थे उसका 1/10 किसको देना होता था? चर्च को देना होता था, चर्च को देना होता था। और इस टैक्स को लोग क्या नाम दिए थे? टिथ बोलते थे, ठीक है। तो देखिए अब जो सबसे गरीब व्यक्ति कौन है? वो थर्ड स्टेट। और यहाँ पर एक प्रथा ये लोग चला रहे थे कि कोई भी टैक्स लगेगा तो वह कौन देगा? ओनली एंड ओनली आपका थर्ड स्टेट। अब देखिए सबसे गरीब थर्ड स्टेट, टैक्स कौन देगा? ओनली थर्ड स्टेट। और ये लोगों को क्या करना होता था? प्रथम एंड द्वितीय स्टेट के लोगों का जाकर सेवा भी करना होता था और इनको पैसे नहीं देते थे। यानी कि देख सकते हैं कि मिस टोटल जो है आपका क्या हो रहा है कि आपका डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है किसके? थर्ड स्टेट के साथ। तो फिर यही लोग क्या करते हैं? बाद में विद्रोह करते हैं। जब इनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाता है तो ये लोग विद्रोह कर देते हैं कि मिस अब ऐसा नहीं चलेगा भाई, अब तक तो हमने सह लिया लेकिन अब हम लोग नहीं सहेंगे कि मिस हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और हम लोग क्या करेंगे? रिवोल्यूशन करेंगे। उसी रिवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपका जो पूरा जो आपका बैकग्राउंड है इस चैप्टर का वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए जब रिवोल्यूशन हो जाता है और ये देखिए सबसे पहला आपका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है, ठीक है। फ्रेंच रिवोल्यूशन को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही स्टेप लिया था कि हमारा देश आजाद होना चाहिए और इसी का परिणाम है और सभी देश भी क्या करते हैं? स्टेप लेते हैं और क्या करते हैं? आजाद कराते हैं। जैसे कि भारत के बारे में भी हम लोग को पता है कि मीन्स भारत आपका बिफोर 1947 क्या था? आपका आजाद नहीं था, ब्रिटिशर्स के कब्जे में थे, ठीक है। लेकिन 1947 में आपका इंडिया क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। तो ये आपका किसके कारण है? आपका ये भी आपका एक कारण माना जाता है कि ये लोग भी इन्फ्लुएंस हुए थे। इन्फ्लुएंस हुए थे किससे? आपका इन्फ्लुएंस हुए थे ये आपका जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस देखा जाता है, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से लोग इन्फ्लुएंस हुए थे आपके ब्रिटिश से, जो आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन से कौन से आपके भारतीय जो फ्रीडम फाइटर थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। तो फ्लैशबैक तो आपको इसका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं।
तो अब देखिए चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। यह यहाँ पर हमने जो है नोट्स दिखा दिया है, और यह नोट्स भी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ आपको टर्मिनोलॉजी दिख रहा होगा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए यह आपका पहला चैप्टर है क्लास 9th का, इसका नेम है आपका कौन सा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पूरा समरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी समझते हैं। तो देखिए हमने बताया कि क्लर्जी क्या होता था। जो सोसाइटी थी आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। जो सोसाइटी थी वो क्या थी आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। कौन कौन से 3 पार्ट थे हमने बताया। फर्स्ट स्टेट जिसको हम लोग क्या बोलते थे, क्लर्जी, जो कि आपके क्या होते थे, चर्च के मेंबर्स होते थे, चर्च के मेंबर्स होते थे। सेकेंड स्टेट जिसको हम लोग क्या बोलते थे, नोबिलिटी, और ये क्या होते थे, राजा यानी कि किंग के मेंबर्स होते थे। थर्ड स्टेट हमने बताया कि क्या होते थे, आपके बिजनेसमैन हो गए, पीजेंट्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये सब किसमें आते थे आपके थर्ड स्टेट। और यहाँ पर जो प्रथा चल रही थी, रीति रिवाज चल रही थी कि प्रथम और द्वितीय स्टेट का लोग टैक्स नहीं देगा, ओनली एंड ओनली आपका थर्ड स्टेट का लोग टैक्स देगा, और इसी की वजह से आपका विद्रोह भी देखने को मिलता है। तो ये कह रहा है क्लर्जी कौन होते थे। क्लर्जी हमने बता दिया कि क्या होते थे आपके, जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते थे कहां पर, चर्च में, उनको हम लोग क्या बोलते थे, क्लर्जी बोलते थे। दूसरा आपका यहाँ पर लिब्रे देखने को मिल रहा है। लिब्रे क्या था, लिब्रे देखिए अभी हमारे इस चैप्टर में पूरा लिब्रे आएगा, तो इसीलिए हमको लिब्रे भी समझना है कि लिब्रे क्या था, वहां का करेंसी था, ठीक है, यानी कि मुद्रा था, जो कि आपका 1794 में वहां पर हटा दिया गया, लेकिन 1794 तक वहां की जो करेंसी थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, लिब्रे बोलते थे। टिथ क्या होता था, हमने बताया कि टिथ, देखिए अब वहां पर जो टैक्सेज होते थे वो 2 टाइप के आपके टैक्सेज लगते थे, ठीक है। कौन कौन से 2 टाइप के टैक्सेज थे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए 2 टाइप के आपके टैक्स लगते थे वहां पर, कौन कौन से थे। पहला हमने बताया कि उसका नाम क्या था, टिथ, टिथ, ठीक है। और दूसरा जो टैक्स लगता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, टैले, टैले, ठीक है। अब देखिए ये टिथ क्या होता था, टैले क्या होता था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए टिथ के बारे में हमने बताया कि मींस टिथ आपका क्या होता था, जो चर्च के द्वारा आपका जो है कलेक्ट किया जाता था। चर्च वाले जो क्या करते थे, इंपोज करते थे किसानों पर, उसको हम लोग क्या बोलते थे, टिथ बोलते थे। और ये कितना होता था आपका, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो आपका टैक्स लगता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, टिथ बोलते थे। और टैले, टैले आपका क्या होता था कि जो डायरेक्ट आपका स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता था, डायरेक्ट स्टेट यानी कि राजा को देना होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, टैले बोलते थे। तो पूरे फ्रांस में आपका 2 टाइप के टैक्सेज लगते थे, एक तो टिथ, दूसरा आपका टैले। टिथ क्या होता था कि मींस 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन चर्च में देना होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, टिथ के नाम से जानते थे। और जो राजा को देना होता था टैक्स, उसको हम लोग क्या बोलते थे, टैले बोलते थे, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि मींस पूरे फ्रांस में आपका 2 टाइप के टैक्सेज लगते थे। प्रथम जो टैक्स था उसको हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पर देख सकते हैं टिथ, टिथ जो कि आपका क्या था, 1/10, यहाँ पर देख सकते हैं क्या रहा आपका 1/10 आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का आपका चर्च को आपको देना होता था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, टिथ बोलते थे। और टैले हमने बताया कि डायरेक्ट किसको देना होता था, आपका डायरेक्ट आपको स्टेट को देना होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, टैले बोलते थे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, कि मींस क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से आपका जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। इंट्रोडक्शन हमने बताया कि मींस देखिए इंट्रोडक्शन में आपका क्या था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आपका इंट्रोडक्शन क्या था, कि हमने बताया कि एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस एंड अनाउंसमेंट ऑफ पीस, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी, ठीक है। कि मींस हमने बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि मींस लोगों ने विद्रोह किया, किसका विद्रोह किया, मोनार्की का विद्रोह किया, किसका विद्रोह किया, मोनार्की का विद्रोह किया, मोनार्की का विद्रोह किया। अब मोनार्की क्या होता है, कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। मोनार्की का विद्रोह कर रहे थे और किसका सपोर्ट कर रहे थे वो लोग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिमांड कर रहे थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का डिमांड कर रहे थे। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मींस मोनार्की क्या होता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपका क्या होता है। तो देखिए मोनार्की मतलब क्या होता है, राजा का शासन, राजा का शासन मतलब
अब्सोल्यूट पावर किसके पास हो, किसी एक व्यक्ति के पास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। लेकिन अगर पावर डिवाइडेड हो, पावर डिवाइडेड हो यानी कि शक्तियों का विभाजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक बोलते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होता है ये कि मीन्स लोगों के द्वारा वोट दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। तो लोगों ने राजा का जो शासन था, किंग का जो शासन था, उसको एबॉलिश किया और वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाया, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो वही आपका बात कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपका बात कर रहा है कि एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस एंड अनाउंसमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी। कि मीन्स भारत आपको क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमको कुछ राइट्स अवेलेबल है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। कि मीन्स ये सभी हमारा क्या है, राइट्स अवेलेबल है। तो ये लोग भी क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, ठीक है, उसी का ये लोग डिमांड कर रहे थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपका जो है यही डिमांड किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका 1774 में लुई 16 ऑफ बुर्बोन फैमिली असेंडेड टू थ्रोन 20 years old and married to मैरी एंटोइनेट, राइट। तो ये क्या कह रहा है कि मीन्स देखिए, अब ये कह रहा है आपका कि आपका ठीक है, देखिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि मीन्स देखिए, फ्रेंच की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रेंच की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है आपका कि फ्रांस का राजा बनता है, कौन बनता है, लुई 16 बनता है, कौन बनता है, लुई 16, ठीक है, लुई 16 बनता है आपका, फ्रांस का राजा बनता है, ठीक है। कब बनता है, 1774 में, 1774 में आपका लुई 16 जो है वहां का राजा बनता है। राजा यानी कि मोनार्की, मोनार्की था, ठीक है, मोनार्की। और वह 20 साल का जब था तभी वो क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। 20 साल के वो रहते हैं तभी क्या होते हैं, वो राजा बनते हैं। और जब राजा बनते हैं तो उनकी शादी होती है एक जो है लेडी से, उनका नाम क्या था, मैरी एंटोइनेट, ठीक है, मैरी एंटोइनेट, ठीक है, मैरी एंटोइनेट से उनका क्या होता है, शादी होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि 1774 में आपको क्या होता है कि मिस लुई 16 जो थे वो क्या बनते हैं, राजा बनते हैं, ठीक है। लुई 16 यहाँ पर जो है 1774 में आपका राजा बनते हैं और उनकी शादी होती है किससे, मैरी एंटोइनेट से उनकी शादी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इनहेरिटेड एम्प्टी ट्रेजर, ठीक है, कि मीन्स जिस समय वो राजा बनते हैं उतने समय क्या हुआ था कि मीन्स जो उनका खजाना था, ठीक है, राजकोष था, वो खाली था, यानी कि पैसे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज जो भी वो क्या था, समाप्त हो गया था। हाई कास्ट टू मेंटेन इन इमेंस प्लेसेज ऑफ वर्सलेज, ठीक है, कि मीन्स देखिए, लेकिन वो राजा तो बन गए लेकिन पैसे नहीं है, राजा बन गए वो कब, 1774 में, लेकिन पैसे नहीं है। ट्रेजरी जो है वो क्या है आपका, खाली था, ट्रेजरी क्या था आपका, खाली था, ट्रेजरी खाली था। लेकिन अब शासन को चलाने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए तो वो क्या करते हैं, टैक्स ज्यादा इम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग विद्रोह करते हैं, क्योंकि लोगों के पास भी पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है, ठीक है, कि मीन्स देखिए पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो देखिए हमने बताया कि 1774 में आपका फ्रांस के राजा बनते हैं कौन, लुई 16 वहां के राजा बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो राजा बनते हैं तो 20 साल के रहते हैं और उनकी शादी होती है एक महिला से जिनका नाम था क्या, मैरी एंटोइनेट, ठीक है, मैरी एंटोइनेट से उनकी शादी होती है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वो राजा बनते हैं तो वहां का जो राजकोष रहता है, यानी कि पैसे क्या होते हैं वहां पर, खाली होते हैं, ठीक है। तो पैसे वहां पर नहीं होते हैं, यानी कि राजकोष क्या होता है आपका, खाली होता है। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि राजकोष खाली होता है। और उसी समय यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से क्या करते हैं, ये हेल्प यहाँ पर होता है कि मीन्स 13 जो अमेरिकन कॉलोनीज होता है उसको क्या कर दिया जाता है, इंडिपेंडेंस कर दिया जाता है। और उसमें ये 2 बिलियन लिब्रे का और कर्ज हो जाते हैं, यानी कि ऑलरेडी वो 10 बिलियन लिब्रे का कर्ज रहते हैं और 2 बिलियन का इस जो है आपको वार में क्या होते हैं, कर्ज हो जाते हैं, यानी कि टोटल इनके पास कर्जा कितना हो जाता है, 12 बिलियन लिब्रे का कर्जा हो जाता है। जब 12 बिलियन लिब्रे का इनके पास कर्जा हो जाता है तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि टैक्स की डिमांड करते हैं लोगों से, और इसी की वजह से लोग क्या कर देते हैं, वहां पर रिवॉल्ट कर देते हैं। तो आपका अभी आगे दिया होगा अभी, लेकिन इंट्रोडक्शन हम लोग टोटल समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है वार एडेड डेप्ट अबाउट 2 बिलियन लिब्रे, ठीक है, वो वही है आपका कि 2 बिलियन का आपका क्या हो जाता है, वार के कारण ये
कर्ज में हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट कर रहा है कि लेंडर्स टू गवर्नमेंट चार्ज 10% इंटरेस्ट रेट एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज, ठीक है, कि मीन्स 10% जो आपका उसके पहले जो टैक्सेस था उस पर इंक्रीज कर देते हैं लोग। और पीजेंट्स के बारे में अगर बात की जाए तो जो 90% जो आपका पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, उनके पास बहुत कम जमीन होती थी या फिर खुद की जमीन ही नहीं होती थी, तो वो लोग टैक्स कहां से देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नोबल्स, चर्च एंड रिच ओन्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपका जमीन होता था वो किसके पास होता था, यहाँ पर देख सकते हैं नोबल्स, जो आपके बड़े बड़े लोग होते थे, राजा के लोग, और चर्च के लोग होते थे, उनके पास जमीन होता था। और ये लोग क्या करते थे, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, क्योंकि किसान यहाँ पर क्या करते थे, बटाई पर लेकर, ठीक है, क्या करते थे, खेती करते थे, तो इनका ये लोग क्या करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे। उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि पीजेंट्स, ये तो हमने समझ लिया कि मीन्स आपका 90% जो किसान थे उनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, और 60% जो आपका जमीन भी था वो किसके पास था, आपका जो है ये किसके पास होता था, ये आपका जो है नोबल्स या फिर चर्च के पास होता था। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ, कि मींस जन्म से ही हमने बताया कि जो क्लर्जी यानी कि प्रथम स्टेट और आपके नोबिलिटी यानी कि सेकंड स्टेट, इन लोगों को टैक्स नहीं देना होता था, ठीक है। और टैक्स किसको देना होता था, ओनली एंड ओनली आपका थर्ड स्टेट को। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि मींस थर्ड स्टेट को ओनली आपका टैक्स देना था। अब राजा टैक्स भी बढ़ा दिया, और टैक्स कौन देता था, आपका थर्ड स्टेट का देता था। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि ओनली थर्ड स्टेट टू पे टैक्सेज, कौन देता था, ओनली आपके तृतीय स्टेट वाले क्या कर देते थे, टैक्स देते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि नोबल्स फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स was obliged to work in his house and fields, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, किसानों से काम भी करवाते थे, उनके पैसे भी नहीं देते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि चर्च इंटरेक्टेड टीथ है, और टीथ हमने बताया कि जो चर्च के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता था 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसको हम लोग क्या बोलते थे, टीथ, ठीक है। तो चर्च के द्वारा भी जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता था। डायरेक्ट टैक्स जो था उसको हम लोग क्या बोलते थे, टैले बोलते थे। हमने बताया कि जो क्या होता था, स्टेट यानी कि राजा के पास डायरेक्ट जाता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, टैले, ठीक है। और हमने बताया कि 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, वहां पर जो है आपका क्या होता है, वहां पर जो है रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो वही आपको कह रहा है कि किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू सिटी, पीपल फार्म्ड मिलिटिया एंड ब्रोक इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड मार्च्ड टिल बैस्टाइल fortress prison. Bastille was demolished and fragments sold in market as sovereign of destruction, right? तो हमने बताया कि मीन्स क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, हमने बताया कि टैक्स वो लोग बहुत ज्यादा इम्पोज किए, और टैक्स कौन देता था, ओनली एंड ओनली आपका थर्ड स्टेट के लोग देते थे। और थर्ड स्टेट के पास पैसे नहीं थे, खुद के जमीन नहीं थे, ये आपके नोबल्स एंड चर्च वालों क्या करते थे, जमीनों पर काम करते थे। उतना ज्यादा इनके पास प्रोडक्शन होता नहीं था, और इन्हीं को बस टैक्स देना होता था। इन लोगों के पास पैसे बचे नहीं, और खाने के लिए लाले पड़ गए, ठीक है। जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाती है कि मीन्स बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान तक ये लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, और ये लोग क्या कर देते हैं कि मीन्स इनको पता चलता है कि राजा जो है उसने ऑर्डर दे दिया है अपने ट्रूप्स को, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि लोगों के ऊपर ये लोग क्या कर जाएं, जाकर गोलियां बरसाएं। तो ये लोग क्या करते हैं कि मीन्स बैस्टाइल के किले पर यहाँ पर जाते हैं, और जो भी हथियार वगैरह रहता है उसको ले लेते हैं, और वहां पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, और जो भी कीमती वस्तुएं होती हैं उसको बेच देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज, और देखिए और क्या कारण था, वहां पर पॉपुलेशन भी आपका इंक्रीज हो गया था। जैसे कह रहा है कि 23 मिलियन आपका 1715 यानी कि 1715 में 23 मिलियन आपका पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन देख सकते हैं कि मींस 5 मिलियन आपका बढ़ जाता है कब, 1789 तक। तो देखिए पॉपुलेशन आपको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है यानी कि क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आ जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका महंगाई आ जाएगा। क्यों महंगाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लोग ज्यादा हो गए, डिमांड ज्यादा हो जाएगा। जहां पर क्या हो रहा था, एक लोगों को जो है आपका यूज करने के लिए वस्तुओं की डिमांड थी, वहां पर 10 लोग हो गए तो 10 लोग डिमांड करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जब मांग बढ़ जाएगा तो फिर वो क्या कर देगा, कॉस्ट हाई कर देगा। तो वही काम होता था कि जब पॉपुलेशन आपका इंक्रीज कर दिया तो फिर क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो क्या हो गया, वहां पर इन्फ्लेशन आ गया। और जो गैप था किसके किसके बीच में, आपका रिच और पुअर का, वो और ज्यादा बढ़ते गया। जो गरीब है और गरीब बनते गया, और जो पुअर आपका जो है रिच था वो क्या होने लगा, और ज्यादा रिच बनने लगा, ठीक है। तो वही कह रहा है आपका कि मींस इसके वजह से आपको क्या देखने को मिला कि मींस जो आपका प्राइस राइज कर गया, और पुअर गैप कि मींस जो आपका गैप था पुअर एंड रिच में वो क्या हो गया, आपका ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि ग्रोइंग मिडिल क्लास, ठीक है।
तो अब यही से आता है कि जो रिवोल्ट के बारे में हमने बताया कि मीन्स ये सब तो इनके प्रॉब्लम्स थे, हमने बताया ये सभी आपके क्या थे, प्रॉब्लम्स थे जो वहां के लोग फेस कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि मीन्स इस प्रॉब्लम को दूर भी तो करना चाहेंगे ये लोग, तो उसी के बारे में अब आपका बात कर रहा है कि मीन्स ये लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ से दूर करते हैं। और दूर कैसे करते हैं कि मीन्स आपका बात कर रहा है कि एक आपका ग्रोइंग क्लास, मिडिल क्लास जो होता है वो क्या करता है कि मीन्स कहता है कि भैया अब तो ये प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, कि मीन्स अब जो आप लोग क्या कर रहे थे, विशेषाधिकार लिए थे कि जन्म आपने जो है अगर आपके ने क्लर्जी या फिर नोबिलिटी में जन्म ले लिया तो आप टैक्स नहीं देंगे, अब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, वही रिवोल्ट करना स्टार्ट करते हैं। और ये रिवोल्ट कैसे होता है इसी के बारे में अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है कि जो मिडिल क्लास, अब हमको हमारे मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मीन्स ये मिडिल क्लास कौन थे जो आपके इमर्ज किए थे, तो इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए मिडिल क्लास कौन थे, हमने बताया कि जो थर्ड स्टेट था, सोसाइटी के बारे में फिर से मैं बता देता हूं। देखिए ये आपका सोसाइटी था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। तो देखिए अब हमने बताया कि ये जो थर्ड स्टेट था आपका, इसमें कौन कौन से आते थे, बिजनेसमैन, टीचर्स आते थे, ठीक है। और कौन आते थे यहाँ पर जो है आपके, बिजनेसमैन हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके पीजेंट्स यानी कि किसान हो गए, ये सभी आपके किस में आते थे, थर्ड स्टेट में आते थे। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपके एजुकेटेड लोग थे ये किस में आते थे, आपके थर्ड स्टेट में आते थे। तो थर्ड स्टेट में जो भी आपके एजुकेटेड लोग आते थे, ये इन लोगों के पास जब पैसे आ गए तो इन्होंने विद्रोह किया कि मींस अब बर्थ के आधार पर कोई भी प्रिविलेजेस आपको नहीं दिया जाएगा, और जो भी प्रिविलेजेस दिया जाएगा वो किसके आधार पर होना चाहिए, मेरिट के आधार पर होना चाहिए। मेरिट यानी कि उसके योग्यता के आधार पर आना चाहिए, ठीक है। तो वही अब आपके उसी के बारे में कहानी पूरा बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स लैक्ड आइडिया टू ब्रिंग सोशल चेंजेस, ठीक है, कि मींस अब ये सोसाइटी में चेंजेस की डिमांड कर रहे थे। 18th सेंचुरी सा इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप, मिडिल क्लास जिसको बोला गया, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, कि मींस इन्होंने क्या किया, जो आपके बिजनेसमैन थे छोटे मोटे, उन्होंने क्या किया, ओवरसीज पर ट्रेड किया, कि मींस दूसरे कंट्रीज से भी क्या किया, व्यापार किया, और वहां से उन्होंने क्या किया, पैसे अर्न किए। और इसमें हमने बताया कि लॉयर्स भी आते थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आते थे जो कि क्या थे, आपके एजुकेटेड थे। तो इन्होंने डिमांड किया कि मींस बर्थ के आधार पर कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दिया जाना चाहिए, और कोई भी प्रिविलेजेस आपको देना है तो मेरिट के आधार पर दीजिए, यानी कि उनके योग्यता के आधार पर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि बिलीव नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, ठीक है, कि मींस वही जो हमने बताया कि मींस बर्थ के आधार, जन्म के आधार पर तो आप कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका जो है नोबिलिटी में जन्म ले लिया तो उसको टैक्स नहीं देना है, ये कहाँ का इंसाफ है। कोई क्लर्जी में जन्म ले लिया तो फिर उसको टैक्स नहीं देना, ये भी कहीं का इंसाफ नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, आपका जो है अब आपका विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि बट बाय मेरिट, ठीक है, मेरिट के द्वारा ये क्या देना चाहिए, आपका जो है ये क्या देना चाहिए, प्रिविलेजेस देना चाहिए, ठीक है। और ये कौन दिए थे, यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस इन्होंने कौन बोले थे, जॉन लॉक एंड जीन्स जैक रूसो, ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि मींस मेरिट के आधार पर जो है आपका क्या देना चाहिए, प्रिविलेजेस देना चाहिए, और बर्थ के आधार पर प्रिविलेजेस नहीं देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉक लिखते हैं, लॉक रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट द रिफ्यूज डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, ठीक है, कि मींस जो आपके जॉन लॉक थे उन्होंने लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, दो मतलब जो गवर्नमेंट की संधि के बारे में लिखते हैं कि वो डिवाइन को क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, मना करते हैं, कि मींस कोई राजा नाम का भगवान नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा वो क्या कहते हैं कि मींस एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क पर क्या होना चाहिए, लिमिट लगना चाहिए। एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क क्या होता है, इसके बारे में लोग समझते हैं कि मींस देखिए हमने बताया कि भारत क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री इन द सेंस आपको क्या होता है कि मींस पावर शेयरिंग, कि मींस जो शक्तियां हो क्या है आपके डिवाइडेड है, पावर आपका क्या है डिवाइडेड है। लेकिन हमने बताया कि मींस जो मोनार्क है, जो राजा होता है, उसके पास क्या होता है, पूरी शक्तियां उसी के हाथ में होता है, उसी को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट या फिर एब्सोल्यूटिस्ट बोला जाता है। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, रूसो क्या लिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, रूसो का बुक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कि मींस जो भी सरकार बनना चाहिए वह लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कि मींस वोटिंग के द्वारा जो है सरकार बननी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि मींस मॉन्टेस्क्यू के बारे में बात कर रहा है कि मॉन्टेस्क्यू लिखते हैं
द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, इनके बुक का नाम क्या था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें क्या दिया गया था, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि मीन्स देखिए मॉन्टेस्क्यू जो थे, मॉन्टेस्क्यू लिखते हैं कि मीन्स डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर जैसे कि हम लोग इंडिया में भी देखते हैं कि आपका भारत है, तो भारत में हम देखते हैं कि मीन्स भारत में आपको क्या है, पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में भी हम लोग देखते हैं कि मीन्स कानून वगैरह बनता है। लेकिन भारत में अगर पूरा देखा जाए, ठीक है, तो इंडिया में आपका क्या है कि मीन्स 3 टाइप के आपके पाए जाते हैं, जैसे कि पहला आपका जुडिशियरी, और दूसरा आपका कौन सा आता है, लेजिस्लेचर, और तीसरा आपका कौन सा आता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कि मीन्स सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, यानी कि पावर क्या आपका शेयर्ड है, पावर क्या है, शेयर्ड है। जुडिशियरी क्या करता है, आपका न्याय दिलाता है, यानी कि जस्टिस, जस्टिस दिलाता है हमको कौन, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या करता है आपका, जो क्या करता है, ये आपका कानून वगैरह बनाता है, लॉ फॉर्मेशन, लॉ फॉर्मेशन, ठीक है, कानून वगैरह कौन बनाता है, हमारा लेजिस्लेचर बनाता है। और थर्ड जो आपका एग्जीक्यूटिव है, ये क्या करता है, आपका इम्प्लीमेंट करता है, क्या करता है, आपका इम्प्लीमेंट करता है, उसको लागू करता है, ठीक है। तो इसके बारे में कौन बताते हैं, आपके मॉन्टेस्क्यू बताते हैं कि इस प्रकार से क्या होना चाहिए, पावर डिवाइडेड होना चाहिए, एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि आइडियाज वेयर डिस्कस्ड इन, और ये सभी आइडियाज जो हमने अभी पढ़ा कि मींस क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, जन्म के आधार पर कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये सभी अब आइडियाज हर जगह चर्चे में आ गए। तो वही बात कर रहा है कि मींस जहां पर लोग बाल कटाने जा रहे थे वहां पर भी बार्बर्स के द्वारा भी सुन रहे हैं कि मींस हमको क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, जन्म के आधार पर कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। और किसी को भी आपको अधिकार देना है तो उसको मेरिट के यानी कि योग्यता के आधार पर दीजिए। और न्यूज़पेपर में भी ये आपका प्रिंट हो रहा था। कुछ अब आपका आ रहा है टाइमलाइंस की, मींस कुछ डेट्स दिए गए हैं और इसमें क्या क्या जो है आपके कार्य हुए थे उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए 1774 में हमने बताया क्या हुआ था, आपका जो लुई 16 थे वो गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और जब गद्दी पर बैठे थे तो खजाना उनका खाली था, ठीक है। वही कह रहा है आपका कितने साल के थे, 20 साल के थे, तो उसी के बारे में आपको बता रहा है। और जो सोसाइटी था वो ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहा था। ओल्ड रेजिम मतलब कि प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग जो है टैक्स नहीं देंगे, तीसरे स्टेट वाले लोग टैक्स देंगे, ठीक है। उसी के बारे में कह रहा है कि ओल्ड रेजिम ये लोग फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि 1789 में हमने देखा कि क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुआ था। तो वही कह रहा है आपका कि कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल, थर्ड स्टेट फॉर्म नेशनल असेंबली, द बेस्टिल इज स्टॉर्म्ड एंड पीजेंट रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, ठीक है। कि मींस क्या होता है कि जो थर्ड स्टेट के लोग रहते हैं वो हमने देखा कि 1789 में ही 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसी दिन लोग क्या हुए, बेस्टिल के किले पर गए, ठीक है, बेस्टिल के किले पर गए और इसको इन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया और जो भी कीमती वस्तुएं थे उसको बाजार में ले जाकर बेच दिया। और जो भी उनको जो पीजेंट्स वगैरह जो आपके निर्देश लोग कैद किए थे उसको छुड़ा देते हैं और यहाँ का जो कमांडर रहता है उसको मार देते हैं, ठीक है। वही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो 1791 में क्या हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। देखिए 1791 में क्या हुआ था, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग एंड टू गारंटी बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्योंकि 1791 में क्या होता है, फ्रांस में आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है, फ्रेम किया जाता है, जो कि जो वहां पर मोनार्क था, राजा था, उसकी पावर को लिमिट लगाता है, कम करता है, ठीक है। और 1792-93 में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रांस बिकेम ए रिपब्लिक, द किंग इज beheaded overthrow of the Jacobin Republic, a डायरेक्टरी रूल फ्रांस, ठीक है। कि मींस 1792-93 में क्या होता है कि मींस राजा को ओवरथ्रो कर दिया जाता है और वहां पर किसकी गवर्नमेंट आ जाती है, जैकोबिन्स रिपब्लिक एक होती है, उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। और वही अगर बात की जाए तो देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डीप में क्लैरिटी लाते हैं, यहाँ पर समझते हैं। देखिए हमने बताया कि आपका लुई 16 गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। लुई 16 आपका गद्दी पर बैठते हैं, कब गद्दी पर बैठते हैं, 1774 में। पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं बता देता हूँ। देखिए 1774 में कौन गद्दी पर बैठते हैं, लुई 16 आपका जो 1774 में गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका 1793 में इनको एग्जीक्यूटेड यानी कि मार दिया जाता है। और फिर वहां पर क्या होता है 1804 में वहां पर नेपोलियन का शासन आ जाता है। और नेपोलियन जब आता है तो वो क्या लाता है, एक सिविल कोड लाता है जिसको बोला जाता है सिविल कोड ऑफ 1804। उसमें वो क्या करता है उसके बारे में भी अभी हम लोग
डीप में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है 1815 में वहां से क्या कर दिया जाता है, नेपोलियन को भी मार दिया जाता है, नेपोलियन को भी वहां से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और फिर से वहां पर क्या हो जाता है, रिपब्लिक फॉर्म किया जाता है। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। 1804 में हमने बताया कि मीन्स क्या होता है कि 1804 पर नेपोलियन आता है और वो क्या होता है कि सिविल कोड लाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804 बोलते हैं। तो वही कह रहा है नेपोलियन बिकम्स एम्परर ऑफ द फ्रांस एनेक्सेज लार्ज पार्ट्स ऑफ द यूरोप। ठीक है, कि मींस वो क्या होता है, एम्परर बनता है 1804 में और ज्यादातर एरिया को वो जीत लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक है, और 1815 के बारे में हमने बताया कि 1815 में आपको क्या होता है कि नेपोलियन जो था वो वाटरलू के युद्ध में क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपका बता रहा है कि वाटरलू में क्या होता है, आपका नेपोलियन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आपका बता रहा है। इसको पहले इरेज करते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो ही कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 1815 के बारे में बात कर रहा है। तो 1815 में हमने बताया कि क्या हुआ था, आपका जो नेपोलियन था वो वाटरलू के युद्ध में हार गए थे। तो उसी के बारे में आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं हमने बताया 1804 में वो गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, और सिविल कोड लाते हैं और 1815 में उनका क्या हो जाता है, वाटरलू के युद्ध में क्या होते हैं, हार जाते हैं और उनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, कि मींस अब जो है क्या होता है, रिवोल्यूशन का स्टार्टिंग हो रहा है। यानी कि ये तो पूरा आपका बैकग्राउंड हमको समझ में आ गया कि मींस पहले शासन कौन था, लुई 16 गद्दी पर बैठे थे 1774 में। ठीक है, जब वो गद्दी पर बैठे थे तो वहां पर कुछ जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को क्या था, प्रिविलेजेस दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, बर्थ के आधार पर उनको प्रिविलेजेस दिया गया था। उसी से लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, क्योंकि टैक्स वो बढ़ा देते हैं और लास्ट में क्या किया जाता है, उनको ओवरथ्रो कर दिया जाता है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है आपका ओल्ड रिजीम मतलब कि पुराना क्या विचारधारा वहां पर चलता था। वही कह रहा है टैक्सेज इम्पोज टू बी डिसाइडेड बाय मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल हेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 3 स्टेट। ठीक है, कि मींस कानून कहता था, ओल्ड रिजीम जो नियम कहता था कि मींस अगर आपको कभी भी टैक्स बढ़ाना है तो आपको स्टेट जनरल की मीटिंग करनी होगी। स्टेट जनरल की मीटिंग क्या होती थी, इसके बारे में समझते हैं। देखिए पहले हमने बताया कि मींस क्या होता था, 3 पार्ट में यानी कि 3 स्टेट में आपका डिवाइडेड था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। ठीक है, थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या कह रहा है कि कभी भी आपको अगर टैक्स बढ़ाना है तो टैक्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों स्टेट को बुलाना पड़ेगा, यानी कि स्टेट जनरल की मीटिंग करनी पड़ेगी। स्टेट जनरल की मीटिंग क्या होती थी कि मींस आपको इन तीनों को बुलाना पड़ेगा, प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट को बुलाना पड़ेगा और लोग वोट देंगे, उसके बाद आप टैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन 1614 से 1614 के बाद से कभी भी स्टेट जनरल की मीटिंग हुई ही नहीं, टैक्स वैसे ही राजा लोग बढ़ा देते थे। ठीक है, उसके बाद जो आपका स्टेट जनरल की मीटिंग होती है वह 1789 में होती है, लेकिन इसमें भी जो आपके लुई 16 रहता है वो थर्ड स्टेट वाले लोगों की बात ही नहीं मानता है। ठीक है, तो इसकी वजह से लोग नाराज हो जाते हैं और जाते हैं खुद की क्या करते हैं, नेशनल असेंबली फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है स्टेट जनरल की मीटिंग आपका यही था कि तीनों स्टेट वालों को वहां पर बुलाना था। उसके बाद आपका क्या होता था, रिप्रेजेंटेटिव होता था। ठीक है, कि मींस वोट देते थे लोग और उसके बाद जो सहमति होती थी तभी आप टैक्स बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका स्टेट जनरल की मीटिंग थी, ओल्ड रिजीम आपका करता था। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है मोनार्क कुड डिसाइड व्हेन द मीटिंग वाज कॉल्ड लास्ट इन 1614 मीट ऑन 5 मई 1789 फॉर न्यू टैक्स प्रपोजल। ठीक है, कि मींस हर साल वहां पर कभी भी आपको टैक्स बढ़ाना है तो स्टेट जनरल की मीटिंग करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है आपका 1614 के बाद से कभी मीटिंग हुई नहीं थी। लेकिन जब क्रांति देखने को मिलता है तो वो 5 मई 1789 में उनको बुलाया जाता है। ठीक है, स्टेट जनरल की मीटिंग के लिए, जिसमें क्या होता है कि मींस अब हम लोग समझते हैं। देखिए मैं इसको बताता हूँ। देखिए स्टेट जनरल की मीटिंग के लिए आपका बुलाया जाता है, कब बुलाया जाता है, यहाँ पर देखते हैं 1614 के बाद आपका बुलाया जाता है 5 मई 1789 को। ठीक है, 5 मई 1789 को बुलाया जाता है। अब जब 5 मई 1789 को ये लोग बुलाते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, ऐसे देखिए कि मींस यहाँ पर आपका ऐसे होता है कि 600 लोग आते हैं, 600 लोग आते हैं किसके, आपके प्रथम स्टेट के। फर्स्ट स्टेट के लोग कितने आए आपके, 300 आते हैं। ठीक है, 300 आपके आ गए किसके, फर्स्ट स्टेट के। ये किसके हो गए आपके, फर्स्ट स्टेट। ठीक है, ये किसके थे, फर्स्ट स्टेट के आ गए कितने आपके, 300। उसके बाद आपका आता है ये सेकेंड स्टेट के लोग कितने आते हैं, ये भी आपके कितने आते हैं, 300 आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या होता है आपका, जो थर्ड स्टेट के लोग रहते हैं,
थर्ड स्टेट वालों को इधर क्या करता है कि 300 लोग इसमें आते हैं आपके थर्ड स्टेट वाले इधर, इनको पीछे खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, स्टैंड कर दिया जाता है, आपको खड़ा कर दिया जाता है पीछे लोगों को, ये लोग खड़ा कर देते हैं अपने पीछे यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। और इधर भी क्या होता है कि 300 लोगों को इधर थर्ड स्टेट वालों को क्या कर देता है यहाँ पर खड़ा कर देता है, 300 इधर आते हैं आपके थर्ड स्टेट वालों को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मीन्स ये लोग जो राजा था, राजा कौन था, लुई 16, ठीक है, लुई 16 आपके राजा थे, लुई 16 आपके राजा थे। अब लुई 16 क्या कहते हैं कि मीन्स सभी को एक एक वोट देना है, सभी को वोट मतलब ऐसे कि मीन्स एक स्टेट वालों को एक ही वोट देना है, यानी कि प्रथम स्टेट वाला एक वोट, द्वितीय स्टेट वाला एक वोट, तृतीय स्टेट वाला एक वोट, यानी कि 3 ही वोट होगा। कौन बोलते हैं, लुई 16 वहां के राजा। लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले लोग रहते हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं, 600 पीपुल्स आए हमारे थर्ड स्टेट से और 600 पीपुल्स आए हैं आपके फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट से, तो ये सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सभी लोग वोट देना चाहिए, और उसमें जो मेजॉरिटी होती है उसके आधार पर आप लोग कानून बनाइए। लेकिन क्या होता है, लुई 16 इनकी बातों को नहीं मानता और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा आपका कि जब मीटिंग होती है तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेट से आते हैं कितने 300 रिप्रेजेंटेटिव, और सेकेंड स्टेट से भी आते हैं आपके कौन से 300 रिप्रेजेंटेटिव, और थर्ड स्टेट में आपके 600 आते हैं, लेकिन उनको खड़ा कर दिया जाता है, उनके पीछे खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी सहमति नहीं बनती है, कह रहा आपका कि हु वेयर डिनाइड एंट्री टू असेंबली, ठीक है। और ये देखिए कि मीन्स थर्ड स्टेट वाले में ही सभी लोग नहीं गए थे, ठीक है, पॉपुलेशन इनकी ज्यादा थी, सभी लोग नहीं गए थे, ठीक है। लेकिन वही कह रहा है कि कौन कौन से लोग नहीं गए थे, यहाँ पर देख सकते हैं पीजेंट्स नहीं गए थे, आर्टिजन्स नहीं गए थे, वोमेन नहीं गई थी, डिमांड्स वेयर लिस्टेड इन 40,000 लेटर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि थर्ड स्टेट के जो ये 600 लोग गए थे, इन लोगों को ये किसान, आर्टिजन, ये जो आपके फार्मर्स थे, किसान, आर्टिजन, इन्होंने अपने पत्र के माध्यम से लिखा, पत्र के माध्यम से इनको भेजा था। ये जो आपके 600 पीपल गए थे थर्ड स्टेट वालों, इनको इन्होंने 40,000 लगभग पत्र लिखा था, ठीक है, 40,000 पत्र लिखकर इन्होंने अपने साथ दे दिया था थर्ड स्टेट को कि हमारी ये मांग है, उसको भी वहां पर आप लोग रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन लुई 16 इनकी बात ही नहीं मानता है, वो बोलता है कि तीन स्टेट वाले हैं और तीनों स्टेट को एक एक वोट ही देना है। इससे क्या होता है कि थर्ड स्टेट वाले सहमत नहीं होते हैं और वहां से चले जाते हैं, और वहां से चले जाते हैं तो एक नेशनल असेंबली आपका फॉर्म करते हैं और वहां से क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अपना ड्राफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपका वही बात कर रहा है कि टिल नाउ, कि मतलब अब तक क्या था कि 1 वोट फॉर 1 स्टेट, कि मींस अभी जो हमने बताया कि एक स्टेट के लोग कितना वोट दे सकते थे, एक ही वोट दे सकते थे, जो क्या बोल रहा था, राजा बोल रहा था, ठीक है। तो ही चल रहा था। लेकिन अब क्या था कि जो थर्ड स्टेट वाले थे वो लोग डिमांड कर रहे थे कि 1 वोट फॉर 1 मेंबर, कि मींस आपके 1200 पीपुल्स आए हैं, 1200 मेंबर्स आए हैं, तो 1200 वोट को आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब लोग डिमांड कर रहे थे, कौन, थर्ड स्टेट वाले आपको जो है डिमांड कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका वाज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्टेड बाय किंग्स एंड मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉक्ड आउट इन प्रोटेस्ट, ठीक है। कि मींस जो आपके राजा थे उन्होंने क्या किया, डिमांड को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कि मींस सभी लोग वोट नहीं देंगे, एक एक वोट दिया जाएगा एक एक स्टेट के द्वारा। तो वहां से क्या होता है, थर्ड स्टेट के लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो लोग इकट्ठा होते हैं, कह रहा है ऑन द 20th जून दे गैदर्ड इन ग्राउंड ऑफ बर्सले, बर्सले एक जगह, वहां पर ये लोग इकट्ठा होते हैं ग्राउंड में, टू डिक्लेयर नेशनल असेंबली एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट पावर ऑफ द मोनार्क। बार उसके बाद क्या कर रहा आपका कि जो कि लीड किया जा रहा था किसके द्वारा, मिराबो के द्वारा लीड कर रहा था। बार इन नोबल फैमिली बट वाज कन्विंस्ड विद द नीड टू डू अवे विद द फ्यूडल प्रिविलेजेस, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है आपका कि मींस जब ये लोग जो राजा था वो इनकी डिमांड नहीं मानता है, डिमांड क्या नहीं मानता है कि मींस ये लोग का डिमांड था कि सभी लोगों को एक एक वोट देना चाहिए, लेकिन राजा ने बोला कि एक स्टेट से एक ही वोट दिया जाएगा। फिर ये लोग डिमांड को, राजा डिमांड को नहीं मानता है, ये लोग वहां से चले जाते हैं और क्या करते हैं, वो वर्सले एक जगह है, यहाँ पर देख सकते हैं वर्सले एक जगह है, यहाँ पर ये लोग इकट्ठा होते हैं और नेशनल असेंबली बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अपना ड्राफ्ट करते हैं। और ये किसकी अगुवाई में हो रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं मिराबो के द्वारा अगुवाई की जा रही थी, लीड की जा रही थी, ठीक है। और ये मिराबो ऐसा नहीं था कि थर्ड स्टेट के थे, ये आपके नोबिलिटी से थे, नोबिलिटी यानी कि सेकेंड स्टेट से थे, सेकेंड स्टेट से थे।
सेकंड स्टेट से थे, ठीक है, सेकंड स्टेट से थे, लेकिन सेकंड स्टेट से थे तो इनको तो मतलब टैक्स तो देना नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, लीड किया और बोला कि नहीं, फ्यूडल जो भी आपका दिया गया है प्रिविलेजेस वो नहीं होना चाहिए और बर्थ के आधार पर कोई भी प्रिविलेजेस नहीं देना चाहिए, ठीक है। और ये एबेस ये एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी लीड किया था, ठीक है। ओरिजिनली ए प्रीस्ट रोड पैम्पलेट, और एक प्रीस्ट थे जो पैम्पलेट अपना लिखते हैं व्हाट इज थर्ड स्टेट, ठीक है, और ये लिखते हैं क्या, व्हाट इज थर्ड स्टेट, जो है ये की तृतीय स्टेट क्या था, उन पे क्या क्या अत्याचार होता था उसके बारे में ये लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि साइमल्टेनियसली इन रिमेनिंग फ्रांस सीवियर विंटर्स, बैड हार्वेस्ट, प्राइस राइज, बेकर्स एक्सप्लॉइटेड एंड होर्डिंग सप्लाई, ठीक है, कि मींस वहां पर क्या हो जाता है, कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, कि मींस वहां पर क्या हो रहा है कि देख सकते हैं कि बैड हार्वेस्ट की खेती वगैरह क्या हो रहा है, नष्ट हो गया, और जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्राइस भी ये लोग क्या कर रहे थे, दोगुनी कर दे रहे थे। तो जो सप्लाई करने वाले थे वो लोग होर्डिंग कर लेते हैं, होर्डिंग मतलब रोक लेते हैं कि मींस अब पैसे इसके बढ़ रहे हैं तो कुछ दिन रोक के बेचूंगा तो और ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तो इससे क्या हो जाता है, वहां पर भुखमरी की स्थिति आ जाती है और लोग क्या होते हैं कि मींस वहां पर इंटर कर देते हैं और तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 14 जुलाई बेस्टिल वाज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, हमने बताया कि जो है आपका फ्रांस की क्रांति हो जाती है वो कब होती है, 14 जुलाई 1789 को होती है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 14 जुलाई को, लेकिन वो लोग नहीं मानते और दुकानों वगैरह में एंट्री कर देते हैं और वहां पर राजा के किले बेस्टिल को भी तोड़ देते हैं, जो भी चीजें मिलती हैं बाजार में जाकर बेच देते हैं और अपने खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, वही कह रहा है। और क्या क्या फ्लैशबैक था अभी हमने बताया, रूमर्स दैट लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर ब्रिगेड्स टू डिस्ट्रॉय राइप क्रॉप, ठीक है, कि इस लोगों में यह भी अफवाह फैला हुआ था कि राजा जो है वो क्या किया है कि कुछ लोगों को बुलाया है जो इनके फसल को क्या करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पीजेंट सीज्ड होज, उसके बाद क्या होता है, जब किसानों को पता चलता है कि मींस हमारे जो राजा है वो क्या किया है कि मींस कुछ लोगों को बुलाया जो हमारे फसल को नष्ट करेंगे, तो ये लोग अपना क्या करते हैं, हुज यानी कि फावड़ा वगैरह उठाते हैं और क्या करते हैं, चले जाते हैं कहां पर, जो रेसिडेंस होता है किसका, नोबल्स का, यानी कि राजा का जो आपका फोर्ट वगैरह होता है वहां पर जाते हैं और ये लोग फाइनली क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। वही कह रहा है आपका कि 4 जुलाई 1789 असेंबली एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, ठीक है, कि मींस 4 जुलाई 1789 को क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, ठीक है, देखिए अब यहां पर आपका नेक्स्ट यहां पर आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि 4 जुलाई 1789, 4 जुलाई 1789 में आपको क्या होता है इसके बारे में बता रहा है। 1 सेकेंड, ठीक है, 4 जुलाई 1789 वैसे ही समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका कि 4 जुलाई 1789 को क्या होता है कि असेंबली जो है वो एबॉलिश होता है, क्या कर देता है, फ्यूडल सिस्टम को, फ्यूडल सिस्टम मतलब जो जमींदारी सिस्टम थी उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, जन्म के आधार पर जो भी आपका प्रिविलेजेस दिया गया था। आप ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेज, नो प्रिविलेजेस टू क्लर्जी, टीथ वाज एबॉलिश्ड एंड लैंड ओन्ड बाय चर्च वाज कॉन्फिस्केटेड, ठीक है, कि मींस ये क्या कह रहा है कि जो टैक्स वगैरह दिया जाता था थर्ड स्टेट के द्वारा, और किनको प्रिविलेज था, प्रथम और द्वितीय स्टेट के द्वारा जो प्रिविलेज दिया गया था उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। और जो टीथ है, टीथ हमने बताया कि दो टाइप के आपके टैक्स लगते थे, कौन कौन सा, पहला जो टैक्स था उसको हम लोग क्या बोलते थे, टीथ बोलते थे, और टीथ किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, वो चर्च के मेंबर्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। और दूसरा जो टैक्स था हमने बताया कि पूरे फ्रांस में आपका दो ही टाइप का टैक्स चलता था। दूसरा जो टैक्स था उसको हम लोग क्या बोलते थे, टैले बोलते थे, और टैले किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता था, वो डायरेक्ट स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो वही कह रहा है आपका कि जो ये आपका टीथ वगैरह थे उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि चर्च के जो टैक्सेस दिया जा रहा था उसको समाप्त किया जाता है, और चर्च को भी सीज कर लिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, देख सकते हैं कि चर्च वाज कॉन्फिस्केटेड, ठीक है, कि मींस उसको ऑफिस बना दिया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, चर्च के जो भी प्रिविलेज थे उसको समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, कि मींस अब क्या कर दिया जाता है कि राजा तो रहेगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा, कि मींस अब राजा के पावर्स डिवाइडेड हो गए और उसको काम भी क्या करना होगा, संविधान के आधार पर करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर करेगा, ठीक है। और इनके जो पावर थे उनको लिमिटेड कर दिया गया, कम कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि पावर्स टू मेक लॉज बाय नेशनल असेंबली
इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, कि मीन्स अब जो भी आपके कानून वगैरह बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा। और नेशनल असेंबली जो होती है वो क्या होती है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वाई कुड वोट, ठीक है, हु कुड वोट, कि मीन्स वोट कौन दे सकते थे, ठीक है। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाता है, और ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वोट कौन दे सकते थे, कि मीन्स अब तो ये हो गया कि मीन्स वहां से राजा के शासन को समाप्त कर दिया गया, लोगों का अधिकार हो गया और लोग वोट दे सकते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि मीन्स वहां पर सभी को वोट देने का अधिकार स्टार्टिंग में नहीं मिलता है। तो ये कह रहा है कि किनको किनको वोट देने का अधिकार मिल रहा है, तो देखिए ओनली मेन, यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। और पुरुषों में भी कौन वोट दे सकता है, ग्रेटर देन 25 ईयर्स एज, ठीक है, कि 25 साल से बड़े लोग ही वो वोट दे सकते थे। और उसमें भी कौन वोट दे सकते थे, जो कम से कम 3 दिन का अपना जो लेबरर्स का वेजेज होता था, सैलरी होता था, उसको टैक्स में अगर पे कर सकते थे तो ही वो क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे, ठीक है। और जो वोट दे सकते थे उनको क्या बोला जाता था, एक्टिव सिटीजन, ठीक है। तो देखिए दो कॉन्सेप्ट और आपको देखने को मिलता है, क्या क्या दो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रांस में आपका क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट किस में आता है, आपका वोटिंग में आता है, वोटिंग में, ठीक है। तो ये क्या क्या था इसके बारे में लोग समझते हैं। तो देखिए आपका पहला जो कॉन्सेप्ट था हमने बताया क्या था, आपका एक्टिव सिटीजन, ठीक है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था उसको क्या बोला जाता था, आपका पैसिव सिटीजन, क्या बोला जाता था, पैसिव सिटीजन, ठीक है। अब देखिए एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन आपको क्या होता था, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए जिनको वोटिंग राइट था, जो लोग वोट दे सकते थे उसको क्या बोला जाता था, एक्टिव सिटीजन। और जो लोग वोट नहीं दे सकते थे उसको क्या बोला जाता था, पैसिव सिटीजन। अब बात आती है कि मीन्स कौन वोट दे सकते थे और कौन वोट नहीं दे सकते थे। तो हमने बताया वोट कौन दे सकते थे, ओनली मेन, ठीक है, ओनली मेन, यानी कि कौन दे सकते थे, यानी कि आदमी ओनली दे सकते थे, औरत वोट नहीं देती थी, ठीक है। और आपके आदमी यानी कि मेन में भी कौन वोट देते थे, ग्रेटर देन 25 ईयर, यानी कि 25 साल से बड़े जो लोग थे वही वोट दे सकते थे। और 25 साल से बड़े लोग में भी मेन में भी आपको क्या था कि वही लोग टैक्स देते थे जो आपके मंथली में कम से कम 3 दिन की सैलरी को टैक्स के रूप में पे करते थे। यानी कि किसको वोटिंग राइट था, जो आपके हायर क्लास के लोग थे, यानी कि जो प्रॉपर्टी ओनर थे, ठीक है, जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे वही लोग वोट दे सकते थे, ठीक है। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि जिनके पास 3 दिन का टैक्स जमा करते थे वही लोग वहां पर टैक्स जो है वोट दे सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि आपका क्राइटेरिया हो गया, यह तो आपका क्या हो गया, एक क्राइटेरिया हो गया कि वोट कौन दे सकता था। तो उसी के बारे में बात कर रहा है, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर, ठीक है। कि मींस अगर आपको वोटिंग राइट पाना है तो आपको क्या आना चाहिए कि मींस जो टैक्स पेयर की कैटेगरी है उसमें आपको हाईएस्ट पोजीशन पर होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द राइट ऑफ वोटिंग, ठीक है। वही पॉइंट आपको कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट, ठीक है, रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रहा है कि जीन पाउल जो एक जर्नलिस्ट थे, कह रहा है आपका मैराट कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में क्या करते हैं वो कमेंट करते हैं, LME ड्यू पीपुल इन द सेंस कि फ्रेंड्स ऑफ पीपुल, लोगों के दोस्त, एक्सप्लेन हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस लॉज, कि जो कानून बनाया जा रहा है वो किस प्रकार से जो है आपका जिनके पास प्रॉपर्टी है वही लोग कानून बना पा रहे हैं। क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने बताया कि मींस एक्टिव सिटीजन कौन होता था, जिनके पास क्या होता था कि कम से कम 3 दिन का टैक्स दे सकता था। और 3 दिन का टैक्स कौन दे सकता था, जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मींस ये आपका जो और कानून कौन बनाएगा वही बनाएंगे, ठीक है, कि मींस कानून भी यही बनाएंगे। तो वही कह रहा है कि मींस वेल्थ जो था यानी कि जो धन था वही इन्फ्लुएंस कर रहा था किसको, कानून को, लॉ को, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि मींस हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंस लॉज, कि मींस जो आपके पैसे थे वो किस प्रकार से कानून को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। और हमको पता है कि जो आपका संविधान होता है वो लोगों को क्या देता है, अधिकार देता है, राइट्स देता है, ठीक है। अभी भी हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें क्या दिया गया, राइट्स दिया गया, अधिकार दिया गया, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये सभी हमारा क्या अधिकार है। तो वैसे कह रहा है कि जब वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फ्रांस में मोनार्की हटाकर, तो वहां पर भी लोगों के राइट्स मिले, ठीक है। वही कह रहा है
कि लोगों के राइट्स मिले, सिटीजनशिप का और सभी चीजों का क्या मिले, राइट्स मिले। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि कौन कौन से राइट्स थे। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ were established as natural and inalienable rights, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away। ठीक है, कि मीन्स अभी भी हम लोग देखते हैं कि मीन्स भारत में जो भी राइट्स दिए गए हैं वो जन्म के आधार से ही स्टार्ट हो जाता है। कि मीन्स जैसे कि हमारा आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्या करता है आपका, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो चाहे वो आपका एक साल का बच्चा हो, चाहे वो आपका 60 साल का आदमी हो, ठीक है, सभी को आपका आर्टिकल 14 सभी को एक समान रूप से वितरित है। कि मीन्स उसको भी राइट क्या मिला है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि मीन्स कानून के समान उसको भी क्या है, समानता है। तो ऐसे कह रहा है कि मीन्स यहाँ पर भी जो राइट्स दिए गए वो जन्म के आधार पर ही राइट मिल गए, और इस राइट्स में आपका जैसे भारत में राइट दिए गए ठीक उसी प्रकार वहां पर राइट दिए गए उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। ठीक है, और भारत में भी हमको पता है कि मीन्स जो भी आपका राइट्स मिला है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार बता रहा है कि मीन्स फ्रांस में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया गया तो ये जो जिम्मेदारी थी कि मीन्स लोगों के जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो आपको कौन कर रहा था, गवर्नमेंट ही आपका जो है प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कर रहा है कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, कि मीन्स मैन एंड सिटीजन के डिक्लेरेशन के बारे में आपका बात कर रहा है कि जैसे कि देख सकते हैं कि अब हमारा क्या बात कर रहा है कि कौन कौन से राइट्स थे। ठीक है, तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन एंड सिटीजन। ठीक है, कि मीन्स अब डिक्लेरेशन यानी कि डिक्लेरेशन इनसे क्या हो रहा है कि मीन्स अब डिक्लेयर कर दिया गया कि लोगों के पास क्या हो गए, राइट हो गए, उनके सिटीजन हो गए। ठीक है, कि मीन्स जैसे कि राइट टू लिबर्टी, राइट टू आपका फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू रेसिडेंस, टू ऑपरेशन। ठीक है, तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है आपका, मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट। कि मीन्स सभी लोग क्या थे, फ्री थे, सभी लोग क्या थे, इक्वल थे, कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कर रहा है, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैन। ठीक है, कि मीन्स लोगों के ऐसे राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार था कि मीन्स जो उनसे कोई छीन नहीं सकता था। कौन कौन से अधिकार थे, जैसे कि देख सकते हैं राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू रेसिस्टेंस, टू ऑपरेशन। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रेसिडेंस इन द नेशन, नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। ठीक है, कि मीन्स कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति की क्या कर सकता था, अवहेलना नहीं कर सकता था, किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता था, वहां पर नीचे नहीं दिखा सकता था, किसी भी व्यक्ति के राइट को छीन नहीं सकता था। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाट एवर इज नॉट इंजरियस टू अदर्स। ठीक है, तो जैसे कि भारत में भी हमारा कानून दिया है, तो हमारा कानून क्या कहता है कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी यानी कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां पर आप किसी और की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में ये भी आपका बात कर रहा है कि लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर, कि मींस आपको लिबर्टी तो है, आपको फ्रीडम तो है, लेकिन फ्रीडम आपका वहीं तक लिमिट है जहां पर आप किसी और को इंजरी नहीं पहुंचा रहे हैं, यानी कि किसी और की लिबर्टी का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजरियस टू सोसाइटी। ठीक है, कि मींस क्या कर सकता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो वही आपका फॉरबिड यानी कि मना कर सकता है कि जो क्या हो रहा है कि इंजरियस है दूसरे पीपल्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। ठीक है, तो ये भी आपका अब क्या है कि मींस ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है कि जैसे भारत में भी आपका पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है, कानून बनता है। कानून कौन बनाता है, लोग ही बनाते हैं, और लोग ये वो होते क्या है, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये कह रहा है कि मींस ये क्या है कि लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, कि मींस लोगों के द्वारा चुने जाएंगे और वही जाकर कानून बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। ठीक है, कि मींस किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती जो है आपको क्या कर सकते हैं, डिटेन नहीं कर सकते, यानी कि जेल में बंद नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड करता है। ठीक है,
तो ये बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि एवरी सिटीजन में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली, ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। ठीक है, कि जैसे कि हमारा भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपकी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो अभी लिमिटेड होती है। लिमिटेड कब तक होती है कि जब जैसे कि बोलने का तो अधिकार है लेकिन किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कह रहा है कि मीन्स आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो क्या होता है आपका, कि मीन्स लिमिटेड होता है। और लिमिटेड कहां तक होता है, जहां तक आप किसी और के फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ए कॉमन टैक्स इज indispensable, it must be assessed equally on all citizens in proportion of their means। ठीक है, कि मींस अब जो भी टैक्सेस था, जैसे कि इसके पहले हमने देखा कि टीथ लगता था जो कि चर्च पर लगता था 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हटा दिया गया। पहले लगता था जो कि स्टेट को देना होता तो वो भी हटा दिया गया। अब एक सिंगल टैक्स लगने लगा जो कि सभी व्यक्तियों के ऊपर बराबर रूप से देना था। जैसे भारत में भी है आपका, तो क्या है आपका जीएसटी है। ठीक है, कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से देना। आप बिस्किट का पैकेट लेने जा रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से समान रूप से टैक्स यहाँ पर भी लागू कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि सिंस प्रॉपर्टी इज ए सैक्रेड एंड इनवायलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव ऑफ इट अनलेस ए लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्ड इट, इन दैट केस ए जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन एडवांस। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है कि जैसे कि अभी हम लोग भारत में भी देखते हैं कि देखिए, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका पहले क्या था कि यह आपका एक फंडामेंटल राइट था। तो फंडामेंटल राइट था तो गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर पाती थी। क्यों डेवलपमेंटल वर्क नहीं कर पाती थी, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट जो भी आपको मिला हुआ है, अगर उसका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भारत में भी आपका हुआ, जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो क्या था, एक फंडामेंटल राइट था। और जब तक फंडामेंटल राइट था, कोई भी गवर्नमेंट आपका डेवलपमेंटल वर्क करने जा रही थी, जैसे कि रेलवे को एक्सपेंड करना है, तो फिर क्या होता था, वहां पर लोग डायरेक्ट कहां पर चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। वहां से क्या होता था, गवर्नमेंट जो है बाधित हो जाती थी और जो अपना काम नहीं कर पाती थी। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि उसको क्या कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटाकर क्या कर दिया गया, लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो वही आपका बात कर रहा है कि ये भी आपका कि कोई भी आपका जैसे कि प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, तो प्रॉपर्टी आपका सेक्रेड था। सेक्रेड मतलब क्या था कि मींस अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी तो था, लेकिन वो अगर किसी को अगर आपको लेना है, ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी आपका की आपका प्रॉपर्टी के लिए क्या कर दिया गया, कानून बना दिया गया कि मींस जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड हो गया वह उसी के व्यक्ति के नाम का हो गया। ठीक है, तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि पॉलिटिकल सिंबल्स। पॉलिटिकल सिंबल्स क्या थे कि मींस अभी अगर आप एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे तो आपके एक दो पेज में आपका पूरा सिंबल से दिया होगा। जैसे कि ब्रोकन चेन, एक ब्रोकन चेन होगा वो आपका दिखा रहा होगा कि मींस टूटी हुई हथकड़ी हो गया। ठीक है, तो किसको दिखाता है कि मींस आप फ्री हो गए, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो यह सिंबल्स भी आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है, एमसीक्यू में आपका टिक द करेक्ट मार्क्स में आपका पूछता है। तो एक ब्रोकन चेन जो होता है वो किसका सिंबल होता है, तो एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्रीडम, कि मींस आपने फ्रीडम प्राप्त कर लिया, तो किससे शो करते हैं आप लोग, ब्रोकन चेन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि बंडल ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो बंडल ऑफ रॉड्स हमको पता है कि ये किसको शो करता है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ठीक है, मींस अगर यूनिटी है तो उसमें क्या होता है, पावर होता है। जैसे कि अगर आपने कहानी पढ़ा होगा 5th 6th में कि मींस एक बुढ़े व्यक्ति रहते हैं, वो क्या करते हैं अपने बच्चों से मतलब क्या करते हैं, एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए देते हैं, सभी लोग तोड़ देते हैं, फिर सभी लकड़ियों को इकट्ठा कर देते हैं और एक को देते हैं, नहीं तोड़ पाते। ठीक है, तो ये आपको कह रहा है कि बंडल ऑफ रॉड्स जो होते हैं वो किसको शो करते हैं, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, कि मींस यूनिटी में क्या होती है, आपकी पावर होती है, शक्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि आइज विथ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। ठीक है, कि मींस और आप देखेंगे कि मींस एक ट्रायंगल शेप का आपका दिया गया है जिसमें आंख बना होगा और ये क्या कर रहा है, रेडिएटिंग कर रहा है क्या, लाइट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मींस अंधकार पर प्रकाश को ये दिखा रहा है कि मींस मोनार्की को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना दिया गया। ये किसके द्वारा शो कर दिया गया, इसी के द्वारा, कि मींस एक ट्रायंगल बना दिया गया, उसमें आंख दिखाया गया। तो ये आपका किसको शो कर रहा था कि मींस मोनार्की वहां से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका सेप्टर। सेप्टर क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस ये रॉयल पावर को शो कर रहा था कि मींस रॉयल पावर वहां से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फार्म रिंग। ठीक है, एक सिंबल आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा उसमें कि एक आपका सांप दिखाया गया, स्नेक दिखाया गया,
और वो स्नेक क्या कर रहा है, अपनी पूंछ को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है, ठीक है। कि मीन सांप ऐसे है, तो ये सांप का माउथ हो गया, तो ये और ये क्या होगा, ये आपका सांप का पूंछ हो गया, ठीक है, ये सांप का पूंछ हो गया। तो ये सांप का पूंछ आपका सांप के माउथ में इधर आपका पकड़ा हुआ, तो ये क्या दिखा रहा है कि देयर इज नो एंडिंग पॉइंट एंड देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। देयर इज नो एंडिंग पॉइंट एंड देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका कह रहा है कि रिंग हैज नो बिगिनिंग और एंड सिंबल इटर्निटी, ठीक है, कि इसकी कोई समाप्यता नहीं है। तो ये कह रहा है कि अब क्या है, मोनार्की समाप्त कर दिया गया है, डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म कर दिया गया है, तो इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है और इसकी कोई बिगिनिंग पॉइंट भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहे हैं कि ब्लू व्हाइट रेड, ठीक है। ब्लू व्हाइट रेड हमको पता है कि उनके झंडे को जो है रिप्रेजेंट करता था, तो ये कह रहा है नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ठीक है, जो आपका फ्रांस का झंडा था उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, ब्लू व्हाइट एंड रेड। नेक्स्ट पॉइंट आपका कैप के बारे में बात करता है, रेड फ्रीजियन कैप, ठीक है। तो देखिए ये उसमें आपको एक कैप दिख रहा होगा जो लाल कलर का होगा, वह किसको रिप्रेजेंट करता था कि कैप वर्न बाय स्लेव्स ऑन बिकमिंग फ्री, कि मींस ये वो स्लेव हैं जो फ्री हो गए हैं, वो क्या कहते थे, लाल कलर के कैप पहनते थे। लास्ट जो आपका सिंबल दिया गया है वो कह रहा है कि विंग्ड वोमेन मतलब कि कुछ महिलाएं दिखाई गई हैं जैसे कि परियां जिनके कुछ पंख हैं, ठीक है। तो वो किसको आपका जो है देख सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, कि मींस अब देखिए गॉड यानी कि अब देखिए हमने बताया था कि एब्सोल्यूटिस्ट पावर थे पहले, यानी कि मोनार्की था, उसको समाप्त किया गया है। तो अब क्या कह रहा है कि पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ, कि मींस कानून बनाया गया, उसका मानवीकरण किया जा रहा है, उसको किससे शो किया जाता है, विंग्ड वोमेन, की मींस परियों के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कर रहा है कि लॉ टैबलेट क्या कर रहा है आपका कि लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। कि मींस लॉ टैबलेट जो है, लॉ एक आपका टैबलेट दिया गया हो, वो भी आपका सिंबल दिया हुआ, ठीक है। तो उसमें आपको क्या कह रहा है कि ये आपका किसको शो करता है, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, तो आर्टिकल 14 करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो वही कह रहा है कि लॉ टैबलेट आपका इसी को शो करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि टर्निंग टू रिपब्लिक, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमने बताया कि लुई 16 था, तो लुई 16 अब क्या था कि 1774 में गद्दी पर बैठा था। तो हमने बताया कि 1774 में गद्दी पर तो बैठा था, लेकिन 17 आपका क्या होता है 89 में लोग विद्रोह कर देते हैं और यहाँ पर क्या होता है फ्रांस की क्रांति होता है और यहाँ से मोनार्की को हटाकर क्या कर दिया जाता है, रिपब्लिक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रिपब्लिक कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि रिपब्लिक के बारे में आपका बात कर रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, लुई 16 साइंड सीक्रेट नेगोशिएशन विद प्रसिया, ठीक है। कि मींस जब यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने रिवोल्यूशन कर दिया, लोगों ने विद्रोह कर दिया और लोगों ने क्या कर दिया, वहां से आपका मोनार्की से रिपब्लिक कर दिया। तो वहां पर दिमाग लगाता है कौन, यहाँ पर जो है लुई 16 जो राजा रहता है, वो क्या कर देता है, सीक्रेट साइन कर देता है, किसके साथ, प्रसिया के साथ। लेकिन लोग नहीं मानने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, बट इन 1792 नेशनल असेंबली रेड वार अगेंस्ट प्रसिया, कि मींस प्रसिया के साथ वो साइन कर देता है। तो लोग क्या करते हैं, प्रसिया पर अटैक कर देते हैं। एंड ऑस्ट्रिया मेनी पीपल ज्वाइंट आर्मी, ठीक है, कि बहुत से लोग इसमें सपोर्ट करते हैं। और फाइनली क्या होता है, कह रहा है आपका कि पैट्रियोटिक सॉन्ग्स देश संघ, ठीक है, कि मींस कुछ देशभक्ति सॉन्ग वो लोग गाते हैं जिसको बोला जाता था मर्सले, और यही मर्सले बाद में वहां का क्या बन जाता है, नेशनल एंथम बन जाता है। जैसे भारत का नेशनल एंथम आपका जनगण मन, उसी प्रकार यह आपका जो और जनगण मन हमारा कब स्टार्ट हुआ था, वो भी आपका जब क्या किया जाता, स्ट्रगल कर रहा था, भारत स्ट्रगल कर रहा था आजाद करने के लिए। तो उसी प्रकार यह भी कह रहा है कि पैट्रियोटिक सॉन्ग वो लोग गा रहे थे, जो कौन सा था आपका, मर्सले था, ठीक है। तो उसी को बाद में क्या कर दिया जाता है, नेशनल एंथम आपका बना दिया जाता है, कहां का, आपका फ्रांस का। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। देखिए कंपोज्ड बाय द पोएट रॉबर्ट डी लिस्ले, ठीक है, और ये किसके द्वारा जो है आपका लिखा गया था, रॉबर्ट डी लिस्ले। तो ये भी आपको अंडरलाइन कर लेना है कि मर्सले वहां का नेशनल एंथम था, इसको कौन जो है आपका कंपोज किए थे, तो रॉबर्ट डी लिस्ले, ठीक है। इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सले एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम मर्सले इन नाउ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, ठीक है। कि मींस ये आपका रॉबर्ट डी लिस्ले के द्वारा लिखा जाता है और यही बाद में चलकर नेशनल एंथम बन जाता है, कहां का, फ्रांस का। और ये कब गा रहे थे, जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने देश को आजाद करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज क्राइप्ड इन, ठीक है। कि मींस उसमें क्या होता है कि मींस जब वार होगा तो हमको पता है कि डिफिकल्टीज आएंगे, क्रॉप्ड वगैरह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, मेन वेयर एट फ्रंट्स एंड वुमेन वेयर अर्निंग
लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर फैमिली, ठीक है, कि मींस जो लोग थे वहां पर वो युद्ध में गए हुए थे और जो महिलाएं थी वो घर संभाल रही थी, कुछ पैसे वगैरह अर्न कर रही थी, अपने फैमिली को मेंटेन कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि मेनी क्लब्स, और उसके बाद क्या होता है आपका क्लब का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपको देखेंगे कि जैकोबिन क्लब, ठीक है, तो जैकोबिन क्लब फॉर्म करता है और वही क्या करता है जो है वहां पर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि जैकोबिन्स के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि ये आपका क्लब फॉर्म होता है। और इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मॉल शू कीपर्स, ठीक है, कि स्मॉल शॉपकीपर, छोटे छोटे दुकानदार, आर्टिजन्स सच एज शू मेकर्स, जूते बनाने वाले लोग, ठीक है, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, वेज वर्कर विथ लीडर, Maximilian Robes Pierre, they wore long stripped trousers which was different from knee breeches of the fashionable section they were called as sans culottes, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए अब ये क्या हमने बताया कि मिस जब लुईस 16 वहां पर क्या होता है हार जाता है, तो फिर क्या होता है वो ट्रीटी साइन कर लेता है किसी प्रसिया के साथ, लेकिन लोग वहां के नहीं मानते हैं और क्या करते हैं प्रसिया पर अटैक कर देते हैं, और जब अटैक कर देते हैं तो वहां पर क्या होता है कि मीन्स सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर एक सॉन्ग गाते हैं, कौन सा, मर्सले, और वही मर्सले बाद में क्या होता है कि आपका फ्रांस का नेशनल एंथम बन जाता है, ठीक है, और वह किसके द्वारा कंपोज किया गया था, रॉगेट डी लिस्ले के द्वारा कंपोज किया गया था। और वहां पर जब सभी लोग युद्ध पर चले जाते हैं तो जो महिलाएं होती हैं वह घर को संभालती हैं। उसके बाद क्या होता है आपका कुछ क्लब फॉर्म किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए जैकोबिन क्लब का आपका फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें जो वर्कर्स मतलब जो जितने भी मेंबर थे इसमें आपके जैकोबिन्स में वो कौन थे देख सकते हैं कि मींस थर्ड स्टेट के लोग थे। थर्ड स्टेट के लोग मतलब छोटे छोटे दुकानदार हो गए, जूते बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, उसके बाद आर्टिजन्स वगैरह हो गए, ये सभी लोग आपके क्या थे, मेंबर थे। और ये लोग आप क्या करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि ये लोग क्या कर रहे थे, लॉन्ग स्ट्रिप पहनते थे। लॉन्ग स्ट्रिप मतलब हमको पता है कि पहले के जो राजा महाराजा थे वो बड़े बड़े कपड़े पहनते थे, तो वैसे कपड़े ये लोग भी पहनने लगे कि मीन्स हम आपसे कम नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, नाम क्या था इनका देख सकते हैं कि इसको बोला जाता था कॉल्ड एज सन्स कुलोटीज, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, सन्स कुलोटीज बोला जाता था। जो कौन पहनते थे आपके जैकोबिन क्लब्स वाले पहनते थे, जैकोबिन क्लब्स वाले, कि मीन्स ये घुटने तक जो कपड़ा था उसी को इन्होंने क्या बोल दिया, सन्स कुलोटीज बोल दिया। लेकिन जो राजा पहनता था उसको क्या बोलता था, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो राजा पहनता था उसके बारे में आपका दिया गया कि नी ब्रीचेज बोला जाता था, ठीक है, इसको क्या बोला जाता था, नी ब्रीचेज। तो नेक्स्ट अब आपका आता है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपका पूरा समझ में आ गया होगा कि मींस देखिए टर्निंग टू रिपब्लिक, टर्निंग टू रिपब्लिक मतलब आपका वही बात कर रहा है कि जो प्रिविलेजेस दिया गया था उसके लिए लोगों ने क्या किया, संघर्ष किया और उसको समाप्त करने की कोशिश की। तो समाप्त कब करते हैं कि मींस जब आपका 1789 का विद्रोह होता है उसमें समाप्त किया जाता है। और क्या होता है कि मींस इसके लिए क्या क्या किया गया था कि मींस तीनों स्टेट का मीटिंग बुलाया जाता है कि मींस टैक्स कभी भी बढ़ाना होता तो जनरल स्टेट की मीटिंग करनी होती है, लेकिन मीटिंग 1614 के बाद कभी बुलाया नहीं गया था। और बुलाया नहीं गया था, लास्ट में आपका बुलाया जाता है कब, 1789 में, जब विद्रोह देखा जाता है तो बुलाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि थर्ड स्टेट के लोगों की बात राजा मानता नहीं, लुईस 16 मानता नहीं है, और क्या कहता है कि तीनों स्टेट के लोग एक एक वोट देंगे, लेकिन थर्ड स्टेट वाले क्या बोलते हैं कि नहीं, 1200 लोग आए हैं तो 1200 वोट होना चाहिए, जो भी मेजॉरिटी होगा उसके आधार पर आपको कानून बनाना चाहिए। लेकिन लुईस 16 नहीं मानता, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, नेशनल असेंबली फॉर्म कर देते हैं और राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा था। ये हमने समझ लिया नी ब्रीचेज क्या था, ये घुटने तक जो कपड़े पहनते थे उसी को बोला जाता था, ठीक है। और जो ये आपका जैकोबिन्स क्लब्स वाले जो लोग पहनते थे इसको इन्होंने क्या बोल दिया, सेंस कुलोटीज बोलते थे, ठीक है। तो वही कह रहा है, जिसका मीनिंग क्या था देख सकते हैं, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेज along with रेड कैप, ठीक है। रेड कैप हमने बताया किसको शो करता था, लिबर्टी को, कि मींस पहले जो क्या होते थे, स्लेव हुआ करते थे, यानी कि क्या होते थे, दास हुआ करते थे, अब वो क्या हो गए, फ्रीडम हो गए, लिबर्टी हो गए, ठीक है। तो ये आपका बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, जैकोबिन्स along with पर्सियंस stormed पैलेस ऑफ टुइलरीज एंड हेल्ड किंग ऑफ होस्टेज फॉर मेनी हावर्स, ठीक है। कि अब यहाँ पर देख सकते हैं होस्टेज मतलब क्या करते हैं, टुइलरीज के क्या करते हैं कि जो पैलेस होता है उसका राजा होता है उसको ये लोग क्या कर लेते हैं, बंदी बना देते हैं कुछ घंटे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शंस वेयर हेल्ड फॉर्म नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड एबव डिस्पाइट ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट, ठीक है। कि मींस इस बार फिर से वोट होता है और यहाँ पर वोटिंग राइट कहाँ किसको मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस सभी को मिल जाता है जो 21 साल से ज्यादा के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी गौर करने की बात यह है कि मींस ओनली एंड ओनली मेंस को अधिकार दिया गया है। देख सकते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन
ऑल मेन कि मींस सभी लोगों को मिल जाता है जो कितने साल से ज्यादा है, 21 साल से ज्यादा है। लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि मींस किसको वोटिंग राइट दिया गया था, 25 साल से जो ज्यादा होते थे। और कौन होते थे वो, मेंस ओनली, ओनली आपको मेंस को दिया जाता था। और इसमें भी वो आदमी आते थे जो कि मतलब 3 देश का कम से कम अपना क्या देते थे, टैक्स देते थे। तो वही कह रहा है कि ये क्राइटेरिया अब समाप्त कर दिया गया, 21 साल से बड़े सभी लोगों को वोटिंग राइट दे दिया गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको मेंस को ही दिया गया था, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन on 21 September 1792 it abolishes the monarchy and decided ए फ्रांस रिपब्लिक, ठीक है। कि मींस अब क्या होता है कि अब जो फ्रांस था आपका मोनार्की समाप्त कर दिया जाता है फाइनली आपका 21 सितंबर 1792 को। उसके बाद क्या होता है, फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ, ठीक है। कि मींस जब अब आपका क्या होता है कि जो आपका फ्रांस है वो रिपब्लिक बन जाता है, तो लुई 16 जो वहां का राजा था उसको क्या कर दिया जाता है, वहां पर जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि 1793 में आपको क्या कर दिया जाता है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी जो वाइफ रहती है उसका क्या नाम था, हमने बताया कि मेरी एंटोइनेट था, इसको भी वो लोग क्या कर देते हैं, फांसी पर चढ़ा देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि रॉबेस्पियरे रेन ऑफ टेरर, ठीक है। तो अब वहां पर क्या स्टार्ट होता है, रेन ऑफ टेरर की मींस जब अब आपका टेरर देखने को मिला था, जो टेरर का कार्यकाल था उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए 1793 में हमने बताया कि क्या होता है, लुई 16 को वहां पर जो है मार दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है आपका कि सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट ऑल एनिमीज ऑफ रिपब्लिक, एक्स नोबल्स और क्लर्जी वेयर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड एंड ट्राइड, इट फाउंड गिल्टी वेयर गुलेटिन, ठीक है। तो देखिए अब गुलेटिन ये क्या था, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए अब क्या कहानी यहाँ पर क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए लुई 16 को मार दिया गया, उसकी वाइफ को भी मार दिया गया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर अब क्या किया दिया जाता है कि जो भी कंजर्वेटिव टाइप के थे, कंजर्वेटिव टाइप मतलब पुराने विचारधारा के, कि मीन्स हमको प्रिविलेजेस चाहिए, हमको प्रिविलेजेस चाहिए। प्रिविलेजेस क्या चाहिए, हमने बताया कि सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड था, 3 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट वाले, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब राजा मर गया तो सभी लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेट वाले कि मिस मैं जो है क्या कर रहा हूँ, टैक्स देने लगूंगा, ऐसा तो नहीं है। तो वही कह रहा है कि मिस जितने लोग जो टैक्स नहीं दे रहे थे अभी भी, कि मिस राजा तो मर गया लेकिन क्या कह रहे थे ये लोग कि मिस हमको प्रिविलेजेस दो, तो उनको ये लोग क्या कर रहे थे, गिलोटिन पर चढ़ा दे रहे थे। और गिलोटिन क्या होता था, यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस 2 आपके इस टाइप का राड होता था, 2 इस टाइप का राड होता था, और इसमें क्या कर देता था, इसको सुला देते थे सब, और इसमें आपका ब्लेड लगा होता था और इसी पर रख देते, यानी कि गर्दन कट जाता था इसी को। और ये गिलोटिन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि गिलोटिन नाम के व्यक्ति थे, वही इसका इन्वेंशन किए थे, तो इसीलिए इसको क्या बोला था, गिलोटिन बोला जाता, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मिस जो ऐसे व्यक्ति थे जो लोग कह रहे थे कि मिस बर्थ के आधार पर अभी भी मुझको प्रिविलेजेस चाहिए, उसको ये लोग क्या कर रहे थे, गिलोटिन पर चढ़ा दे रहे थे। तो इसीलिए क्या बोला आपका, रेन ऑफ टेरर, ठीक है। रेन ऑफ टेरर इसलिए इसको बोला, ठीक है, कि गिलोटिन पर इनको चढ़ा दिया जाता था। जो भी आपके एक्स नोबल्स थे, एक्स नोबल्स मतलब पहले के जो नोबल्स थे और फिर से नोबल्स की डिमांड कर रहे थे, और जो एक्स क्लर्जी होते थे, कि मींस पहले जो क्लर्जी थे वो अभी टिप्स वगैरह जो टैक्सेज वगैरह थे फिर से मांग रहे थे, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द गिलोटिन इज ए डिवाइस, ठीक है। अब आपका गिलोटिन के बारे में बता रहा है कि गिलोटिन होता क्या है। तो हमने बताया कि 2 पोल्स होते हैं, लगे होते हैं दोनों साइड से, ठीक है, और उसी में आपका क्या लगा होता है, ब्लेड लगा होता है, और उसी पर रखकर उसको गर्दन हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है ए ब्लड विथ व्हिच पर्सन इज बिहीडेड एंड नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट, ठीक है। कि इसकी खोज कौन किए थे, डॉक्टर गुलेटिन किए थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गुलेटिन पड़ गया। मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेज, ठीक है। मीट एंड ब्रेड वाज राशनड, की मींस मीट एंड ब्रेड को बांटा गया क्योंकि लोग उतने समय क्या थे, भूखे थे, लोगों के पास कुछ होता नहीं था। एक्सपेंसिव व्हाइट वेट वाज फॉरबिडन, ठीक है, कि मींस जो पहले आपका सफेद आटा था उसको बैन कर दिया गया और सभी के लिए एक समान जो है आटा वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया। ऑल सिटीजन्स वेयर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन इक्वालिटी ब्रेड, ठीक है, कि मींस सभी को एक ही समान का ब्रेड का उपयोग करना था। ए लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, ठीक है, जो आपको क्या होता था, कंप्लीट गेहूं का बना होता था। नेक्स्ट पॉइंट अब आपका आता है, इसी में आपका एक और पॉइंट दिया गया है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है,
कि इसी में आपका दिया गया। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया कि रेन ऑफ टेरर में हमने बताया कि मीन्स क्या कह रहा है आपका कि आपका जब लुई 16 तो डेथ हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो फिर से डिमांड कर रहे थे कि मीन्स हमको क्या चाहिए, प्रिविलेजेस चाहिए। तो उनको अब क्या कर रहे थे लोग, गिलोटिन पर चढ़ा दे रहे थे, यानी कि मार दे रहे थे। ठीक है, और ये गिलोटिन किसके द्वारा खोजा गया था, तो वो आपका डॉक्टर गुलोटिन व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा खोजा गया था, उसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया आपका, गुलोटिन पड़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा आपका कि रेदर देन ट्रेडिशनल मानसिर मतलब सर, जैसे कि पहले उनको उपाधि दे दी गई थी कि मीन्स इनको क्या बोलते थे ये लोग, सर और मैडम बोलते थे। ठीक है, तो उसको भी अब समाप्त कर दिए गया और सिंपली एक वर्ड आ गया सिटीजन, यानी कि सिटीजन, जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं क्या, सिटीजन है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि चर्चेज वेयर शट एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड टू बैरक्स। हमने बताया था कि चर्चेज में जो प्रिविलेजेस दिया गया था, टैक्स वगैरह वसूल देते हैं, उसको बंद कर दिया गया, और जो भी चर्च वगैरह थे उसको ऑफिसेज बना दिया, ऑफिशियल वर्कर उसमें जो है काम करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इवन हिज सपोर्टर्स डिमांडेड मॉडरेशन, ही वाज सेंट टू कोर्ट इन 1794 एंड गिलोटिन। ठीक है, कि मींस फिर से जो लोग डिमांड कर रहे थे कि मींस फिर से हमको प्रिविलेज वगैरह देना चाहिए, उनको फिर से जो क्या कर रहे थे ये लोग, कोर्ट में भेज दे रहे थे और गिलोटिन पर चढ़ा दे रहे थे, यानी कि मार दे रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि डायरेक्टरी रूल फ्रांस। ठीक है, कि अब आपका क्या होता है, देखिए अब डायरेक्टरी रूल फ्रांस के बारे में बात कर रहे थे। देखिए कि हमने बताया कि 1789 में विद्रोह हुआ, 1792 में उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, 1793 में उन्होंने क्या किया, लुई 16 को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ, यानी कि फिर से आपका रिपब्लिक चल रहा था। लेकिन हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि 1804 में फिर से क्या होता है, नेपोलियन का शासन आता है। तो अभी उसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ेंगे कि नेपोलियन क्या करता है, कैसे करता है। पहले स्टार्टिंग में लोग उसको भगवान मानते हैं, फिर उसको जो है क्रूर माना जाता है, क्यों माना जाता है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या कर रहा है आपका, आफ्टर जैकोबिन गवर्नमेंट, जैकोबिन हमने देखा क्या होते थे, जो आपके कपड़े के दुकान रखते थे, जो आपके आर्टिजन्स होते थे, जो जूते वगैरह बनाते थे, उन्हीं के मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते थे, जैकोबिन बोलते थे। तो वही कह रहा है आपका, आफ्टर जैकोबिन गवर्नमेंट फेल वेल्दियर मिडिल क्लास सीज्ड पावर। ठीक है, कि मींस जैकोबिन क्लब सब हार जाता है, जो आपके मिडिल क्लास रहते हैं वो लोग जीत जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन। ठीक है, कि मींस फिर से ये क्या हो जाता है कि मींस जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होता, जब मिडिल क्लास आती है तो ये लोग क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। किसको मना कर देते हैं, कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड अपॉइंटेड डायरेक्टरी इन द सेंस की एग्जीक्यूटिव ऑफ 5 मेंबर्स टू सेफगार्ड concentration of power in one hand as under Jacobins, but director clashes with legislative council who diminishes, then this led to the military directory नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमने बताया कि मींस नेपोलियन बोनापार्ट आपका आता है 1804 में, और आते ही वो क्या करता है, एक कोड जारी करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, तो उसमें वो क्या करता है, वेट एंड मेजर को इक्वल कर देता है, और जो भी बर्थ के आधार पर प्रिविलेजेस दिए गए थे उसको समाप्त कर देता है। इसीलिए लोग क्या मानते हैं कि मींस नेपोलियन को भगवान के रूप में देखते हैं। लेकिन देखिए नेपोलियन जो था उसका सपना क्या था कि पूरे यूरोप पर कंट्रोल करना है, पूरे यूरोप पर कब्जा करना है। लेकिन देखिए पूरे यूरोप पर कब्जा करने के लिए उनको क्या चाहिए, आर्मी की जरूरत होगी बहुत बड़े एरिया में। अब देखिए तो फिर ये यही करता है कि जो लोग कभी हथियार नहीं उठाए हैं उनको आर्मी में भरने लगता है। अब जो कभी तलवार चलाया नहीं है उसको आप युद्ध में भेज दो तो डायरेक्टली वो तो मर जाएगा। तो वही केस यहाँ पर होता है कि मींस फोर्सफुली क्या करता है, लोगों को सेना में भर्ती करने लगता है, जिसके वजह से लोग क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और इसका विरोध करना स्टार्ट हो जाता है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि 1804 में आपका गवर्नमेंट बनता है और 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार जाता है और वहीं से इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसी के बारे में आपको बात कर रहा है, देख सकते हैं वुमेन एंड एंट्री। ठीक है, मींस अब महिलाओं का एंट्री कैसे होता है उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, मोस्ट वुमेन हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, कि मींस महिलाओं को हमने देखा कि वोटिंग राइट भी नहीं था, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, एजुकेशन इनको बढ़िया लेवल का दिया नहीं जाता था। तो ये कह रहा है ओनली वेल्दियर क्लास कुड स्टडी इन कन्वेंट एंड लेटर मैरिज कुड बी अरेंज। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो आपके वेल्दियर जो फैमिली की होती थी महिलाएं, उन्हीं को बस कॉन्वेंट यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अधिकार था। ठीक है, वही कह रहा है, उसके बाद उनकी जो अरेंज मैरिज शादी कर दी जाती थी। नेक्स्ट हमको कह रहा है कि वेजेज ऑफ वुमेन वेयर लोअर देन मेन। ठीक है, अभी भी वही होता है कि मींस महिलाओं की जो सैलरी होता है, वुमेन्स का जो सैलरी होता है वो क्या होता है कि मेंस से ये लोग क्या करते हैं, कम रखते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पहले भी वही हो रहा था कि जो महिलाएं होती थी उनकी सैलरी को कम था। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है वुमेन स्टार्टेड पॉलिटिकल क्लब्स टू रेज वॉइस विद
60 सच क्लब्स इन वेरियस सिटीज, ठीक है। कि मींस जो महिलाएं थी वो लोग क्या करती हैं, लगभग 60 क्लब्स बनाती हैं और अपने मुद्दों को इस प्रकार से वो लोग उठाती हैं, ठीक है। कि मींस हमको भी क्या करना चाहिए, अच्छा पढ़ाई देना चाहिए और हमको भी इक्वालिटी देना चाहिए वेजेज में, यानी कि सैलरी में हमको इक्वालिटी देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि सबसे जो मोस्ट फेमस क्लब था आपका, कह रहा है द मोस्ट फेमस क्लब द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन डिसअपॉइंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to passive citizen, ठीक है। कि मींस जो हमने बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था उसमें दो टाइप का कॉन्सेप्ट आता था, एक आपका एक्टिव सिटीजन और दूसरा आपको कौन सा आता था, पैसिव सिटीजन। हमने बताया था कि एक्टिव सिटीजन क्या होता था कि जो जिनको वोटिंग राइट था उनको एक्टिव सिटीजन बोला जाता था और जिनको वोटिंग राइट नहीं था उनको पैसिव सिटीजन बोला जाता था। तो वही कह रहा है कि मींस महिलाओं का डिमांड था कि इसको जो ये पैसिव सिटीजन बना के रखे हो तुम लोग उसको हमको कम करो, पैसिव सिटीजन हटाओ, मुझको एक्टिव सिटीजन में इन्वॉल्व करो, हमको भी पढ़ाई दो, हमको भी जॉब सिक्योरिटीज दो, ठीक है। तो उसी की ये लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रही थी। वही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि डिमांड्स, राइट टू वोट, हमको वोटिंग राइट दे दो, टू बी इलेक्टेड, होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस एंड गेट रिप्रेजेंटेटिव इन गवर्नमेंट, कि मींस हमको भी सरकार बनाने का मौका दो, ठीक है। हमको भी वोटिंग राइट दो, हमको भी अपना क्या करना है, ऑफिस में काम करने का मौका दो, ठीक है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities but in continue, ठीक है, but it continue, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है कि जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो क्या करती है, महिलाओं के फेवर में काम करती है, ठीक है, और इन लोगों को भी अधिकार वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, देख सकते हैं कि मींस अब देखिए ये पूरा फ्लैशबैक आपको क्या कर रहा है कि मींस हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति होती है, उसके बाद क्या होता है वहां पर फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है। लेकिन हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है उसमें क्या होता है कि पहले तो यह था कि 25 साल से जो ज्यादातर लोग थे उनको क्या होता था, वोटिंग राइट दिया गया था और उसमें भी कम से कम जो 3 दिन का अपना टैक्सेज पे कर सकते थे उनको वोटिंग राइट दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में वही हटाकर क्या कर दिया जाता है कि जो 21 साल से ऊपर थे उसके बाद डिस्पाइट ऑफ देयर वेल्थ, कि मींस पैसे ना भी हो तो भी वो दे सकते थे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या कर दिया जाता, जब मिडिल सोसाइटी वहां पर गवर्नमेंट बनती है तो फिर से वो प्रिविलेजेस समाप्त कर देती है। तो वही बात कर रहा था आपका कि जो महिलाएं होती हैं फिर वहां पर वो लोग डिमांड करती हैं कि मींस हमको भी वोटिंग राइट देना चाहिए, ठीक है, हमको भी एजुकेशन फैसिलिटी दो, हमको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए और हमको भी इक्वल सैलरी देने का अधिकार दो, हमको भी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ठीक है। उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि वुमेन गॉट राइट टू वोट, ठीक है, और महिलाओं को यहाँ पर राइट टू वोट मिल जाता है, कब मिलता है, 1946 में, ठीक है। रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट होता है कब, आपका 1946 में, और तब जाकर इन लोगों को वोटिंग राइट मिल पाता है, किनको, महिलाओं को। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि ओलिम्प डी गॉज पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस इन 1791 रोट, मतलब ये आपका लिखती हैं, क्या लिखती हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, सी अपोज्ड जैकोबिन्स गवर्नमेंट फोर्सफुल क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब ऑफ वाज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो जैकोबिन क्लब बनाया गया था, जैकोबिन क्लब हमने देखा किसके द्वारा बनाया गया था, गरीब पीपल्स के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन उन्होंने भी महिलाओं के वोटिंग राइट के बारे में डिमांड नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि 25 साल से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार था और 3 दिन कम से कम महीने में वो टैक्स दे सकते थे, तो उनको देने का वोट अधिकार था। तो उसको कम करके इन्होंने क्या कर दिया, 21 साल से जो बड़े हैं उनको वोटिंग राइट दे दिया डिस्पाइट ऑफ देयर वेल्थ, ठीक है। लेकिन महिलाओं के बारे में उन्होंने काम नहीं किया, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि उन्होंने क्या किया कि जो ये आपको महिला के बारे में बात कर रहा है कि उनका नाम क्या था आपका, ओलिम्प डे गॉज, ठीक है। कि मींस इन्होंने क्या किया कि जो जैकोबिन क्लब था उसको भी क्या करती है, अपोज करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, कि अब आपका क्या कह रहा है कि ये जो दास प्रथा था उसका समाप्ति कैसे होता है उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए, एफर्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म ऑफ जैकोबिन इन फ्रेंच कॉलोनीज in Arabian, Meretic, Godic and San Domingo, supplies of tobacco, indigo, शुगर एंड कॉफी, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी कैसे होता है कि जैसे कि हमको पता है कि भारत में भी आपका क्या हो रहा था कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो भारत से आप क्या करते थे, ट्रेड कर रहे थे लोग। ट्रेड कहां पर करते थे, यूरोप में जाकर ट्रेड करते थे। कि मींस भारत में मसालों की खेती होती थी, पेपर्स वगैरह उगाए जाते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेटर थी, तो नील की खेती यहाँ पर बेटर होती थी, तो यहाँ से ले जाकर व्यापार करते थे। तो वही कह रहा है यहाँ पर भी आपको क्या होता है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी कैसे किया जाता है कि यहाँ पर भी जो आपका ट्रेड वगैरह किया जाता
था तो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता था, तो उसमें भी जो दास प्रथा था वो लोग क्या होने लगे, अवेयर होने लगे और वो लोग क्या करने लगे, अपने फ्रीडम की डिमांड करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, ठीक है। तो इसको यूरोप, अफ्रीका और आपका यूरोप आपका यहाँ पर है, ठीक है, अफ्रीका यहाँ पर है और अमेरिका यहाँ पर है, तो ये आपका ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। तो ये कह रहा है आपका ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो होता था किसी किसी बीच में यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द ports of Bordeaux or Nantes to the African coast where they bought slave from the local cities, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मिस ये लोग क्या करते थे, जो ट्रायंगुलर आपका क्या होता था, ट्रेड होता था। ट्रायंगुलर ट्रेड मतलब आपका अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, ठीक है, इन तीनों कंट्रीज से जो ट्रेड होता था उसको हम लोग देख रहे हैं कि आपका अमेरिका यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, अमेरिका है, इसको दूसरे कलर से करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका अमेरिका है, यहाँ पर आपका यूरोप है और यहाँ पर हमको पता है नीचे अफ्रीका है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पर जो ट्रेड होता था ट्रायंगुलर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ज्यादातर लोकल पीपुल्स का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लोकल पीपुल्स का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब यहीं के लोग क्या करते थे, यहाँ पर व्यापार करते थे, यहाँ पर भी यहाँ के लोग व्यापार करते थे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो भी यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम था ये क्या होने लगे, अवेयर होने लगे कि मींस इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था तो अवेयर होने लगे, तो इन्होंने क्या किया, इसको एबोलिशन करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट अब आपका आता है कि रिवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट हो जाता है आपका रिवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ कि मींस जो है डे टू डे लाइफ में ये लोग कैसे रिवोल्यूशन, क्रांति क्यों कर रहे थे। देखिए क्या कर रहा है आपका पहला पॉइंट, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप हमको पता है कि मींस क्या होता था, सेंसरशिप क्या होता था कि पहले आपको क्या होता था, न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश होते थे, न्यूज़पेपर आपका पब्लिश होता था, ठीक है, या फिर लोगों के द्वारा मैगजीन वगैरह लिखा जाता था। तो वो क्या होता था कि अगर राजा के फेवर में नहीं लिखा जाता था, राजा के अपोजिशन में लिखा जाता था, तो उसमें बंदी से लगा देती थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सेंसरशिप बोलते थे। तो वही कह रहा कि इसको क्या कर दिया गया, एबोलिशन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और लोगों को क्या मिल गया कि मींस लोगों को बोलने का अधिकार मिल गया, अपने जो भी वक्तव्य है उसको प्रस्तुत करने का अधिकार मिल गया। और नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और प्रेस की आजादी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इसके कंक्लूजन के बारे में बात कर रहा है। तो कंक्लूजन में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बताया था कि 1804 में आपको क्या होता है, नेपोलियन वहां का राजा बनता है, क्राउन पर बैठता है और वो आपके अपने आप को क्या बना देता है, वहां पर एम्परर बना देता है फ्रांस का, ठीक है, वही कह रहा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो हमने बताया कि जब 1804 में आपका नेपोलियन गवर्नमेंट बनता है यहाँ पर, ठीक है, सरकार बनता है, तो वो क्या करता है, वेट एंड मेजर के सिस्टम को क्या कर देता है, एक कर देता है। मतलब ये क्या है, इसके बारे में लोग समझते हैं। देखिए हमने बताया था कि यूरोप में आपको क्या होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए टैक्सेस लगते थे। टैक्सेस तो लगते थे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होता था कि मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाता था तो उसमें लेंथ में भी फर्क पड़ जाता था, ठीक है, क्योंकि उनकी वेट एंड मेजर का जो सिस्टम था वो अलग अलग होता था। कहीं पर 1 किलो को 4 किलो मिल जाता था, कहीं 4 किलो को 1 किलो, कहीं 4 किलो का 2 किलो, ठीक है। और जो यूनिट था उनको एले बोला जाता था, जैसे कपड़े को नापा जाता था तो एले होता था। एले मतलब जैसे कि अभी हम लोग सेंटीमीटर या मीटर में नापते हैं, वैसे हम लोग एले में नापते थे। तो कहीं आपका 76 एले आपका हो जाता था, कितना, कहीं पर जाके 90 हो जाता था, 90 एले हो जाता था, कहीं पर आपको जो है 56 एले हो जाता था, यानी कि कहीं पर कम हो जाता था, कहीं पर बेसी हो जाता था। इससे क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा लॉस होता था और ट्रेड जो है ये क्या हो जाता था, डिसरप्ट हो जाता था। उसी को समाप्त करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था, वेट एंड मेजर सिस्टम को क्या कर दिया था, सेम कर दिया था। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है आपका कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको दे दिया। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में जब आता है 1804 सिविल कोड लाता है वो, तो लोग क्या मानते हैं कि मिस नेपोलियन बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वही हमने बताया था कि लास्ट में क्या होता है कि नेपोलियन को बहुत बुरा माना जाता है। क्यों बुरा माना जाता है, क्योंकि उसने क्या किया था, फोर्सफुली लोगों को सेना में भर्ती कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मिस लोग क्रोधित हो गए और उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि ये आपका नेपोलियन के द्वारा जो सिविल कोड लाया गया था 1804 में, उसी के बारे में बात कर रहा है कि इसमें इसने क्या किया था कि वेट एंड मेजर का जो सिस्टम था उसको इक्वल कर दिया था, ठीक है, और जो भी राइट टू प्रॉपर्टी था उसको उन्होंने क्या कर दिया था, प्रिजर्व कर लिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, इसमें आपको क्या कह रहा है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भारत की आजादी हुई है, ठीक है, उसमें भी हमने बताया था कि देखिए जो आपकी फ्रांस की क्रांति है,
कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। तो ये बहुत से कंट्री के लिए प्रेरणा था कि मीन्स बहुत से कंट्री जो आपके क्या थे कि किसी भी देश के अंडर में काम कर रहे थे, वो अब क्या करने लगे कि मीन्स उन्होंने इससे सीख लिया कि फ्रांस एक छोटा सा कंट्री जब अपने लिए फाइट कर सकता है कि मुझको आजादी चाहिए, तो भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अभी पाया जाता है, तो उन्होंने भी डिमांड किया कि हमको भी फ्रीडम चाहिए और लोगों ने जो है तर्क दिया। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि टीपू सुल्तान आपका भारत के, हमको पता है मैसूर के सुल्तान थे, ठीक है। मैसूर दक्षिण में जो कर्नाटका मैसूर, ठीक है। यहाँ के वो क्या थे? सुल्तान थे। अकेला व्यक्ति पूरे दक्षिण पर कब्जा करके बैठा था, जो है ब्रिटिशर्स के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं था, उसीलिए आपका टीपू सुल्तान के बारे में बात कर रहा है। और वही कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के बारे में भी हमको पता है, इन्होंने क्या किया था? सोशल जो भी एविल्स थे उसको समाप्त किए थे, जैसे कि आपका विडो रीमैरिज एक्ट लाए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को एबॉलिश किया था। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि इन्होंने भी क्या किया था कि जो फ्रांस की क्रांति थी उससे सीख लिए थे कि इस भारत को हमको आजादी देना चाहिए। तो ये कह रहा है कि आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि मतलब ये अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया? आपका रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया कमिंग फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी ऑफ फ्रांस, ठीक है। कि फ्रांस की क्रांति से इन्होंने सीख लिया और अपने देश के कई लोगों को प्रेरित किया कि हमें भी आजादी लेनी चाहिए। देख सकते हो कि छोटा सा देश फ्रांस जब अपने आप को आजाद कर सकता है, तो हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा पॉपुलेशन हमारा भारत देश को आजाद नहीं करा सकता। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टेप लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका राजा राम मोहन राय के बारे में ही बात कर रहा है कि राजा राम मोहन राय वाज वन ऑफ दोज हु वाज इंस्पायर्ड बाय न्यू आइडियाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड लेटर जुलाई रिवॉल्यूशन। ही इंसिस्टेड टू विजिट वारशिप्ड फ्लाइंग रिवोल्यूशनरी ट्राइगलर, ठीक है। कि इस बाद में जो हमारा क्या होता है? झंडा वगैरह बनाया जाता है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बस बताने का पर्पज यही है कि टीपू सुल्तान राजा राम मोहन राय, जैसे कि एग्जांपल बता रहा है कि भारत भी आपका कंट्री है, तो वो फ्रांस की क्रांति से ही क्या हुआ था? आपका इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया और पूरे चैप्टर को हमने जो है एक ही लेक्चर में पूरे अच्छे से डील कर लिया। अब इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरे चैप्टर को अच्छे से डील कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसको भी हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं और उसके आपके अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू भी करेंगे और जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम लोग अच्छे से डील करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो तक पहुंच पाए। धन्यवाद।